पेश खिदमत है अंबर नाग मारिया की किस्त नंबर 86 हीरों की चोरी। पिछली किस्त में आप मुलाहिजा कर चुके हैं कि नाग ने सफेद सांप को साथ लिया था और वह जागीरदार की पुरानी हवेली की तरफ चल पड़ा ताकि अहमद के माँ बाप को तहखाने से छुड़ा दिया जाए। यहाँ वो कामयाब हुआ और फिर उसे एक ऐसी गली से गुजरने का इत्तेफाक हुआ जहाँ से उसे एक औरत के रोने की आवाज आ रही थी। आगे क्या हुआ मुलाहिजा कीजिए। जागीरदार की हवेली में बड़ा सख्त पहरा था। नाग को किसी ने न रोका क्योंकि उसको वहां के पहरेदार अपना आदमी समझते थे। सफेद सांप नाग की जेब में था। हवेली के बड़े कमरे में पहुंचते ही नाग ने सफेद सांप को छोड़ दिया था। नाग सीधा तहखाने को जाने वाली सीढ़ियों पर आ गया। यहाँ एक आदमी बंदूक लिए पहरा दे रहा था। उसने नाग की तरफ देखकर पूछा, किधर जा रहे हो? नाग ने मुस्कुराकर कहा, जागीरदार ने हुक्म दिया है कि कैदियों से जाकर कुछ पूछगिछ करूं। ठीक है। उन लोगों को मालूम था कि नाग जागीरदार का अपना आदमी है। नाग नीचे उतर गया। आगे एक तंग रास्ता था। यहाँ रोशनी कम थी। उस रास्ते के आगे एक मोड़ आया जिसके बाद एक दरवाजा था। उस दरवाजे पर ताला पड़ा था और दो पहरेदार राइफलें लिए पहरा दे रहे थे। नाग को देखकर वो दोनों होशियार हो गए। उन्होंने राइफलों का रुख नाग की तरफ कर दिया। क्या बात है, इधर क्या लेने आए हो? नाग ने भी हंसकर यहाँ जवाब दिया, भाइयों क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं तो जागीरदार का दोस्त हूँ। उसी ने हुक्म दिया है कि मैं कैदियों से कुछ बातें पूछूं। एक पहरेदार ने कहा, हमें जागीरदार ने कुछ नहीं कहा, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। नाग ने बहुतीरा कहा कि उसका अंदर जाना बहुत जरूरी है, मगर दोनों पहरेदार बिल्कुल राजी न हुए, बल्कि उन्होंने राइफलें आगे करके कहा, अगर तुम वापस ना गए तो गोली चला देंगे। नाग ने सोचा कि खैरियत इसी में है कि वापस चला जाए और कोई तरकीब सोचकर हमला किया जाए। वो वापस मुड़ रहा था कि उसने सफेद सांप को देखा। वो दीवार से उतरकर नीचे आ रहा था। उसने दोनों पहरेदारों को बातों में लगाना चाहा और कहा, अच्छा दोस्तों, मैं जागीरदार को साथ लेकर आता हूँ, फिर तो तुमको कोई एतराज नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं एतराज होगा। वैसे तुम मेरा वक्त ही जाया करोगे। मेरा ख्याल है कि तुम दोनों की भलाई इसी में थी कि मुझे जाने देते। बकवास बंद करो और भाग जाओ यहाँ से। इस दौरान में सफेद सांप ने लपक कर एक पहरेदार की पिंडली पर डस दिया। वो ये देखने के लिए झुका कि उसको किस शय ने काटा है। जो ही वो झुका, नाग ने दूसरे पहरेदार को धक्का देकर गिरा दिया और उसकी राइफल छीन ली। पहला पहरेदार ऐसा झुका कि फिर न उठ सका। सफेद सांप के जहर से बचना मुहाल था। दूसरे पहरेदार ने शोर मचाना चाहा तो नाग ने सफेद सांप को इशारा किया। उसने पहरेदार के गले पर डस दिया जिससे उसकी आवाज बंद हो गई और फिर वो भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। नाग ने जल्दी जल्दी पहरेदारों की जेबें टिटोल कर चाबी निकाली। ताला खोलकर अंदर गया। देखा कि दो इंसान बेहद खराब हालत में जमीन पर लेटे हैं। अंदर फिजा गंदी हो रही थी। वो इतने कमजोर हो गए थे कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने नाग को सर उठाकर देखा। नाग करीब जाकर बोला, मुझे आपके बेटे अहमद ने आपको लेने भेजा है। अपने बच्चे का नाम सुनकर दोनों के चेहरों पर चमक सी आ गई। बाप ने नकाहत से पूछा, क्या मेरा बेटा जिंदा है? नाग ने कहा, अल्लाह के फजलो करम से वो जिंदा है और यहाँ से कुछ फासले पर एक जगह आपका इंतजार कर रहा है। माँ ने खुश होकर कहा, खुदा मेरे बच्चे को सलामत रखे। बाप बोला, बेटा तुम कौन हो? यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। तुम अपनी जान बचाकर चले जाओ और हमारे बेटे को कहें कि वो अफ्रीका की तरफ निकल जाए। हम तो मरने के करीब हैं। नाग बोला, हिम्मत ना हारे, खुदा की रहमत से मायूस ना हो। उठिए और मेरे साथ चलिए, मैं आपको लेने आया हूँ। नाग के बहुत देर तक समझाने के बाद आखिर अहमद के माँ बाप वहाँ से निकल जाने पर राजी हो गए। अभी वो बाहर निकलने के लिए उठ ही रहे थे कि बाहर शोर सा हुआ। जागीरदार को पता चल गया था कि पहरेदार मार दिए गए हैं और नाग कैदियों को भगाकर ले जाने की तैयारी कर रहा है। उसने दरवाजे पर आते ही बंदूक से फायर कर दिया। नाग ने खामोश आवाज से सफेद सांप को आवाज दी, मैं हाजिर हूँ अजीम देवता। सफेद सांप की बाहर से आवाज आई। नाग ने कहा, बाहर जो दुश्मन है उनकी खबर लो। बहुत बेहतर हजूर। सफेद सांप तंग राहदारी में आ गया। अंदर अहमद के माँ बाप परेशान हो गए थे। उन्हें अपनी और नाग की मौत साफ नजर आ रही थी। बाप ने नाग से इजहारे हमदर्दी करते हुए कहा, काश तुम हमें बचाने यहाँ ना आते बेटा। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि तुम भी हमारे साथ मौत की आगोश में सुला दिए जाओगे। नाग ने कहा, ऐसा नहीं होगा मोहतरम। अभी आप देखेंगे कि जालिम को उसके जुल्म की सजा मिलेगी और आप लोग हमारे साथ खैरियत के साथ यहाँ से निकल चलेंगे। बाप बोला, मगर ये कैसे हो सकता है? क्या तुम कोई करामत करोगे, कोई जादू करोगे? हाँ मेरे मोहतरम, करामत ही होगी, आपको भी मालूम हो जाएगा। इतने में बाहर से एक भयानक चीख की आवाज़ आई। नाग ने कहा, पहली करामत हो गई है। ये चीख की आवाज़ जागीरदार की थी। आप पहचानते हैं ना इस आवाज़ को? हाँ, अहमद का बाप बोला, ये तो उसी की आवाज़ थी। उसे क्या हो गया है? नाग ने कहा, वो मौत के आगोश में चला गया है। अब वो लोगों पर जुल्म करने के लिए जिंदा नहीं है। आइए मेरे साथ। नाग ने अहमद के माँ बाप को साथ लिया और तहखाने की कोठली से निकलकर बाहर आ गया। नीम रोशन तंग रास्ते में जागीरदार की लाश के साथ ही 2-3 और लाशें पड़ी थी। ये कैसे हो गया? अहमद की माँ ने हैरत से कहा। नाग बोला, जल्दी से आ जाइए, वक्त बहुत कम है। ये लोग हवेली के बड़े कमरे में आए तो वहां जितने पहरेदार और जागीरदार के आदमी थे, सारे के सारे सफेद सामने ठिकाने लगा दिए थे। बाहर एक तांगा खड़ा था। नाग ने अहमद के माँ बाप को उसमें सवार करवा दिया और खुद तांगा के आगे बैठकर घोड़े की लगाम ढीली छोड़ दी। तांगा हवा से बातें करता सीधी सड़क पर सहरा की जानिब रवाना हो गया। टीले के बाहर जाकर नाग गार में गया और अहमद को वहां से लेकर बाहर आ गया।
माँ बाप ने अपने बेटे को देखा तो खुशी के साथ उससे लिपट गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। नाग ने कहा, अब आपकी जायदाद पर कोई शख्स डाका नहीं मार सकेगा। जाइए अपनी ज़मीनों पर जाकर आराम और सुकून की ज़िंदगी बसर करें। अगर कभी मेरी ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर होऊंगा। अहमद ने आगे बढ़कर नाग का हाथ थाम लिया। नाग भाई, मैं तुम्हारा एहसान सारी ज़िंदगी नहीं उतार सकूंगा। नाग ने कहा, कैसी बातें करते हो भैया, ये एहसान की बात नहीं है, ये तो मेरा इंसानी फ़र्ज़ था जो मैंने अदा किया। मैंने हमेशा ज़मीन पर जुल्म सितम करने वालों और बेगुनाह इंसानों को कत्ल करने वालों को ख़त्म करने की कोशिश की है और मजलूम और गरीब लोगों का साथ दिया है। इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। आप लोग जाएं, खुदा आपको नई जिंदगी मुबारक करे। अहमद अपने माँ बाप को लेकर तांगे में सवार होकर अपने गांव को रवाना हो गया। अहमद ने जाते जाते नाग से पूछा, नाग तुम अब कहाँ जाओगे? नाग ने कहा, जहाँ खुदा ले जाएगा। मुझे भी अपने एक भाई और एक बहन को तलाश करना है। दुआ करो कि वो भी मुझे मिल जाएं। खुदा करे कि जिस तरह मुझे मेरे माँ बाप मिले हैं उसी तरह तेरे बहन भाई भी तुझे मिल जाएं। नाग गार के बाहर अकेला रह गया। धूप खूब चमक रही थी। दिन काफी चढ़ाया था। उसने सोचा कि मारिया और अंबर की तलाश में वो अब किस तरफ का रुख करे। बहरहाल वहां से तो उसे किसी तरफ चलना ही था। बस नाग ने अल्लाह का नाम लिया और काहिरा शहर की तरफ चल पड़ा। जंग के बाद इस शहर में फिर से नई जिंदगी पैदा हो रही थी। कारोबार फिर से शुरू हो गया था। बाजारों में बड़ी रौनक थी। नाग शहर में आकर एक सड़क पर जा रहा था। उसे भूख महसूस हुई। उसके कपड़े भी ठीक नहीं थे। उसके पास खजाने में से सिर्फ एक मोती बाकी बचा था। सोचा कि किसी दुकान पर ये मोती फरोख्त करके कुछ कपड़े खरीदे जाएं और खाना खाया जाए। वो शहर के अंदर एक दुकान पर आ गया। ये एक अरब जौहरी की दुकान थी। नाग ने जौहरी को मोती दिखाया तो वो हैरान हुआ कि एक भिखारी किस्म के नौजवान के पास ये इतना कीमती मोती कहाँ से आ गया। उसने नाग से पूछा, तुमने ये मोती कहाँ से लिया है? नाग ने कहा, तुम्हें इससे क्या, तुम ये बताओ कि इसके कितने पैसे दोगे? जौहरी बोला, मैं तुम्हें इस मोती के 500 रुपए दे सकता हूँ, लाओ जल्दी लाओ। जौहरी ने नाग को 500 रुपए अदा कर दिए। जौहरी ने अपने एक खास जासूस को फोन करके बताया कि एक नौजवान मोती लेकर आया है जो यकीनन हिटलर के खुफिया खजाने का मोती है, फौरन आ जाओ। जौहरी ने इतनी देर तक नाग को शरबत वगैरह पिलाकर बातों में लगाए रखा। किस्सा असल में यूं था कि जंग में जब जर्मनी को अपनी शिकस्त सामने नजर आ रही थी तो हिटलर ने खुदकुशी कर ली और दूसरे जर्नैलों ने आपस में मिलकर जर्मनी में जितना सोना और खजाना बैंकों में जमा था सारे का सारा 22 संदूकों में जमा किया और उन्हें एक खास हवाई जहाज में लाद कर किसी नामालूम मकाम पर ले जाकर छुपा दिया। उस खुफिया खजाने के बारे में सारी दुनिया के मुल्कों में लोग आपस में बातें कर रहे थे। कोई कहता था कि झील जनेवा में ये खजाना छुपा है, कोई कहता कि अहराम मिस्र में किसी जगह खजाना छुपा दिया गया है। रूसी, अमरीकी और अंग्रेज़ों ने अपने अपने तौर पर खजाने की तलाश शुरू कर दी थी, मगर किसी को उस खजाने का ठीक पता नहीं मिल रहा था। अब जो जौहरी ने नाग के पास मोती देखा तो सोचा कि ये ज़रूर मोती हिटलर के खजाने का है। उसने भी अपने तौर पर कुछ लोगों को खजाने की तलाश पर लगा रखा था। बस अरब जौहरी ने झट फोन करके अपने जासूस को दुकान पर बुलवा लिया। उस जासूस का नाम लूका था। ये एक यहूदी था और बड़ा मक्कार और चालाक शख्स था। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि वो किसी न किसी तरह से हिटलर का छुपाया हुआ खजाना तलाश करके बाकी उम्र आराम व ऐश से बसर करे। उसने जौहरी की दुकान में नाग को शरबत पीते देखा तो जौहरी ने नाग से उसका तारुफ करवाया। यह है मिस्टर नाग, ये हमारे ग्राहक हैं। लूका ने नाग से हाथ मिलाया और दिल में सोचा कि ये एक गरीब सा नौजवान जिसके बदन पर कपड़े भी ढंग के नहीं हैं कैसे हिटलर के खजाने तक पहुंच सकता है। जरूर ये कोई चोर है जिसने मोती किसी के घर से चुराया है। उसने नाग से इधर उधर की बातें शुरू कर दी। आखिर नाग उठकर चला गया तो जौहरी से लूका ने कहा, यह तो एक गरीब सा लड़का है, बस इसके पीछे घूम फिर कर अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। जौहरी ने कहा, खुदा के लिए ऐसा ना कहो, तुम इसका ताकुब करो। मुझे यकीन है कि इसे हिटलर के खजाने का इल्म है। तुम कहते हो तो मैं ताकुब करता हूँ। और लूका ने नाग का पीछा करना शुरू कर दिया। नाग वहां से सीधा एक कपड़ों की दुकान पर गया। वहां उसने नए कपड़े खरीदे, फिर गर्म हमाम में जाकर नहाया, नए कपड़े पहने और एक होटल में आकर खाना खाने लगा। लूका भी वहां आ गया। उसने मुस्कुराकर नाग से कहा, मैं भी खाना खाने इसी होटल में आता हूँ। और फिर वो भी नाग की मेज पर आकर बैठ गया। मिस्टर नाग, तुमने तो बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, ये नए खरीदे हैं क्या? नाग ने कहा, हाँ, मैंने मोती इसीलिए फरोख्त किया था कि नए कपड़े खरीद सकूं। लूका ने कहा, ये मोती तुमने कहाँ से लिया था? नाग ने सख्त लहजे में कहा, भाई लूका, चाहे मैंने जहां से लिया हो, तुम्हें इससे क्या मतलब? ओहो भाई, तुम तो नाराज हो गए। अच्छा चलो, मैं तुमसे अब कभी मोती के बारे में नहीं पूछूंगा। बातों ही बातों में लूका ने नाग से दोस्ती कर ली और उसे कहा कि वो होटल में ठहरने के बजाय उसकी कोठी में चलकर ठहर जाए। नाग ने कहा, शुक्रिया भाई, लेकिन मैं होटल में ठहरना ज्यादा पसंद करूंगा। नाग ने एक होटल में आकर कमरा ले लिया। वो उस शहर में कुछ रोज रहकर अंबर और मारिया को तलाश करना चाहता था। उधर लूका ने भी नाग का पीछा शुरू कर दिया, मगर नाग उसके हाथ नहीं आ रहा था। नाग की पुरस्कार हरकतों से लूका को अब यकीन हो गया कि इस शख्स को हिटलर के खजाने के राज का इल्म है। बस उसने नाग को अगवा करके उससे पूछगिछ करने का फैसला कर लिया। एक दिन ऐसा हुआ कि नाग अंबर और मारिया की तलाश में शहर से बाहर निकल गया। रात पड़ गई, अंधेरा हो गया। अब नाग ने सोचा कि वापस चला जाए। अभी वो वापसी के लिए मुड़ा ही था कि खजूर के एक दरख्त के पीछे से लूका तेजी से निकला और उसने नाग के मुंह पर क्लोरोफॉर्म से भरा हुआ रुमाल रख दिया। नाग ने एक सांस लिया ही था कि बेहोश हो गया।
जब उसे होश आया तो वो एक पथरीले फर्श पर पड़ा था। उसका सर भारी भारी था। बेहोशी की दवा का असर अभी तक उसके सर में था। उसने उठकर देखा कि उसका एक पांव जंजीर में बंधा हुआ था। जिस कोठरी में उसे कैद किया गया था उसका कोई रोशनदान नहीं था। छत नीची थी, सिर्फ एक दरवाजा था जो बंद था और उसमें जरा सा भी सुराख नहीं था कि जहां से वो सांप बनकर ही निकल जाता। नाग ने सोचा कि उसे कौन अगवा करके यहाँ ला सकता है। फिर उसका ख्याल लूका की तरफ चला गया, वही उसे अगवा कर सकता था। बहरहाल अब वो कैद में था और जब तक कोई शख्स अंदर नहीं आता वो बाहर नहीं जा सकता था और उसे मालूम नहीं हो सकता था कि उसे किस शख्स ने कैद किया है। नाग सिर्फ बेहोशी की दवा के आगे बेबस था। यही हाल अंबर का था। अंबर भी बेहोशी की दवा के आगे कुछ कर नहीं सकता था। नाग सर झुकाकर बैठ गया। काफी देर बाद उसे बाहर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो लेट गया और आंखें बंद कर लीं। दरवाजा खुला और फिर बंद हो गया। अब नाग ने सर उठाकर देखा, उसके सामने वही यहूदी यानी लूका खड़ा था। उसके हाथ में पिस्तौल था और वो मुस्कुरा रहा था। नाग का ख्याल दुरुस्त था, लूका ने ही उसे अगवा किया था। लूका नाग के करीब आकर खड़ा हो गया। मिस्टर नाग, शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि मैंने तुम्हें किस लिए अगवा किया है। नाग ने कोई जवाब न दिया, खामोशी से लूका को तकता रहा। लूका बोला, अगर तुम अपने आप मुझे हिटलर के खजाने का पता बता दो तो तुम्हारी भलाई इसी में है, नहीं तो तुम्हारी लाश भी किसी को ना मिल सकेगी। अब नाग सारा मामला समझ गया। मोती देखकर उन लोगों को शक पड़ गया था कि उसने ये मोती हिटलर के खुफिया खजाने से हासिल किया है। नाग ने कहा, भाई तुमने बेवकूफ़ी की है जो मुझे अगवा करके यहाँ ले आए हो। अव्वल तो मुझे हिटलर के खजाने के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। दूसरे, अगर मुझे मालूम भी होता तो मैं खजाने को हाथ भी ना लगाता, क्योंकि हिटलर के खजाने से 1 करोड़ गुना ज्यादा बेहतर खजाना मैं हासिल कर सकता हूँ। बकवास बंद करो और मुझे बताओ कि हिटलर का खजाना किस जगह दफन है। नाग ने सोचा कि इस लालची शख्स के साथ शरारत की जाए। उसने लूका से कहा, मैं तुम्हें इस शर्त पर हिटलर के खजाने के पास ले चलूंगा कि उसमें से आधी दौलत मुझे दी जाए। मंजूर है, लूका ने खुश होकर कहा। तो फिर आओ मेरे साथ। लूका ने पिस्तौल का रुख नाग की तरफ करते हुए कहा, याद रखना, अगर तुमने हमारे साथ धोखा करने की कोशिश की तो जिंदा नहीं छोड़े जाओगे। इस पिस्तौल ने आज तक सैकड़ों इंसानों का खून किया है। नाग बोला, हरगिज धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें हिटलर के खजाने के ऊपर ले जाऊंगा, तुम चलो तो सही। नाग ने लूका को साथ लिया और तहखाने से बाहर निकल आया। लूका ने नाग के दोनों हाथ रस्सी से पीछे बांध रखे थे। बाहर एक कार खड़ी थी। ये कार बंद थी। उसके शीशों पर पर्दे गिरे हुए थे। लूका ने नाग को कार की पिछली सीट पर बिठाकर बांध दिया। नाग ने कहा, मुझे बांधने की क्या जरूरत है, मैं भागकर तो नहीं जाऊंगा। लूका ने रास्ते में वायरलेस पर अपने साथियों को भी बुला लिया। एक कार लूका की कार के साथ साथ चल पड़ी। उस दूसरी कार में लूका के 4 साथी जासूस पिस्तौलें लिए बैठे थे। नाग को फिक्र हुई कि ख्वामख्वाह वो मुसीबत में फंस गया। उसने कहा, कारें मिस्र के पहले एहराम की तरफ ले चलो। दोनों कारों का रुख एहराम में मिस्र की तरफ कर दिया गया। नाग उन लोगों को एक ऐसे एहराम के सामने ले गया जिसका दरवाजा ढह चुका था। कारों में से सारे बदमाश पिस्तौलें लेकर उतर पड़े और उन्होंने नाग को घेर लिया। लूका ने नाग से कहा, याद रखो, अगर तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की तो हम तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके इसी एहराम में मिस्र के अंदर दफन कर देंगे। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि हमें अब यहाँ से सीधा उस जगह ले चलो जहाँ खजाना दफन किया गया है। नाग ने कहा, तुम लोग मेरे हाथों को तो खोलो ताकि मैं आराम से चल सकूं। लूका ने अपने साथियों को देखा। उन्होंने इशारा कर दिया कि ठीक है, इसके हाथ खोल दो, ये भागकर कहाँ जाएगा। उसी वक्त नाग के हाथों की रस्सियां खोल दी गईं। नाग आगे आगे चलता एहराम के गारनुमा दरवाजे में दाखिल हो गया। अंदर अंधेरा था। लूका ने टार्च रोशन कर दी। नाग उन्हें लेकर एक पुराने से खस्ता कमरे में दाखिल हुआ। यहाँ पुराने बुत खड़े थे। फर्श पर एक चबूतरा था जिस पर एक मम्मी का ताबूत रखा था। नाग ताबूत के पास जाकर खड़ा हो गया। लूका और उसके साथियों ने नाग को घेर लिया। लूका ने पूछा, क्या खजाना इस ताबूत के नीचे दफन है? नाग ने कहा, हाँ, इसे खोदो। लूका ने अपने साथियों की तरफ देखा। उन्होंने उसी वक्त कुदालें और फावड़े चलाने शुरू कर दिए। नाग दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। कमरे में सिर्फ वहां रोशनी हो रही थी जहां टार्च की रोशनी डाली जा रही थी। बाकी जगह पर अंधेरा था। नाग दिल ही दिल में हंस रहा था कि ये कैसे अहमक लोग हैं। एक बदमाश पिस्तौल हाथ में लिए नाग के सर पर खड़ा पहरा दे रहा था। नाग ने सोचा कि अब इन लोगों को इसी जगह छोड़कर चला जाना चाहिए। उसने लूका से कहा, अगर तुम लोगों को फर्ज किया कि खजाना ना मिला तो फिर क्या करोगे? लूका सामने पत्थर पर बैठा अपने साथियों को फावड़े कुदालें चलाते देख रहा था। नाग के जुमले ने उसके चेहरे पर नागवार असर किया। उसने नाग की तरफ गुस्से से देखकर कहा, अगर खजाना ना मिला तो इस खाली गड्ढे में तुम्हें जिंदा दफन कर दिया जाएगा। नाग ने कहा, अगर फर्ज कर लो कि मेरी जगह तुम्हें दफन होना पड़ गया तो तुम क्या करोगे? लूका का पारा चढ़ गया। बकवास बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। नाग हंसा, नहीं, तुम्हें मुझे गोली नहीं मारनी चाहिए, अभी तुम्हें मुझसे बड़ा काम है। फिर कुछ देर खामोश रहकर बोला, लूका, तुम एक लालची इंसान हो और एक दूसरे इंसान के माल पर कब्जा करना चाहते हो, इसलिए तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं होना चाहिए। लूका ने चिल्लाकर कहा, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? खामोश होकर बैठे रहो। इतनी देर में जमीन काफी खोदी जा चुकी थी। उसमें से अभी तक कुछ नहीं निकला था। लूका को यकीन होने लगा कि नाग ने उनके साथ धोखा किया है और उनके साथ मजाक कर रहा है। खजाना वहां नहीं है। उसने नाग की तरफ कहर भरी नजरों से देखा और उठकर खड़ा हो गया। फिर वो पिस्तौल लेकर उसके पास आया। सच सच बताओ कि खजाना किस जगह दबा हुआ है? नाग ने कहा, इसी जगह दफन है खजाना, जरा और खोदोगे तो खजाने का संदूक निकल आएगा।
लूका ने नाग के सर पर जोर से मुक्का मार दिया। नाग परे गिर पड़ा, उसे सख्त तैश आ गया। उसने गहरा सांस लिया और लूका से कहा, अब तुम और तुम्हारे साथी मेरे हाथ से जिंदा नहीं बच सकते। इससे पहले कि लूका नाग पर पिस्तौल का फायर करता, उसने देखा कि नाग बैठे बैठे एकदम से गायब हो गया है, तो वो खौफ के मारे पीछे हट गया। ये मैं क्या देख रहा हूँ? अब लूका के साथियों के भी हाथ पैर फूल गए थे। उन्होंने भी नाग को गायब होते देख लिया था। एक बदमाश डरी डरी आवाज में बोला, लूका अब क्या होगा? हमें बुरी रूहों ने घेर लिया है। ये शख्स भी एक बदरू था। लूका ने कमरे में ऊपर तले 6-7 फायर कर दिए, मगर नाग तो एक बहुत ही जहरीले मगर छोटे से काले सांप की शक्ल में एहराम के अंधेरे कोने में मौजूद था। नाग उन लोगों को जरूर सजा देना चाहता था। खास तौर पर लूका ने उसके सर पर मुक्का मारकर उसकी तौहीन की थी। वो उस यहूदी से जरूर अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। अभी ये बदमाश परेशानी के आलम में वहां से भागने की तैयारियां ही कर रहे थे कि सांप ने अंधेरे कोने से रेंगना शुरू कर दिया। 2 बदमाश गार के दरवाजे पर खड़े थे। नाग ने उन दोनों को बारी बारी ऐसा डसा कि वो दोनों चीख मारकर सांप सांप करते बाहर को भागे और थोड़ी दूर जाकर गिर पड़े और तड़पने लगे। दूसरे बदमाश भी बाहर को लपके, लेकिन रास्ते में नाग ने उनकी भी खबर ली। लूका ने सांप पर फायरिंग शुरू कर दी। उसकी पिस्तौल की सारी गोलियां खत्म हो गई, मगर सांप का बाल भी बेकाना हुआ। अब नाग ने फुनकार मारी और दूसरे ही लम्हे लूका के सामने एक ऊंचा लंबा हाथी खड़ा था। वो पागलों की तरह कार की तरफ भागा। उसे बेबसी से भागते देखकर नाग को उस पर तरस आ गया। उसने सूंड उठाकर जोरदार चिंगाड़ मारी और लूका को जाने दिया। लूका कार में बैठकर भाग गया। हाथी फिर से नाग यानी इंसान की शक्ल में आ गया। उसने देखा कि 3 बदमाश पत्थरों के पीछे दुबके बैठे उसे देखकर थर थर कांप रहे थे। नाग ने उन्हें कहा, तुम लोगों के लिए इतनी ही सजा काफी है कि यहाँ से आप पैदल शहर वापस आ जाओ। और इतना कहकर नाग कार में बैठ गया। कार स्टार्ट की और शहर की सिमत रवाना हो गया। शहर में पहुंचकर वो सीधा अपने होटल में गया। वो बहुत थक गया था। उसने खाना खाया और सो गया। सुबह सवेरे नाग की आंख खुल गई और वो यूं ही जरा सैर करने दरियाए नील के किनारे आ गया। सैर करता वो दूर निकल गया। आबादी पीछे रह गई। यहाँ दरिया किनारे उगे हुए सरकंडे थे। नाग उन सरकंडों के करीब से गुजर रहा था कि उसने एक मिस्री औरत को देखा जो दरिया पर कपड़े धो रही थी। उसका बच्चा पास ही दरिया की मट्टी से खेल रहा था। नाग ने देखा कि अचानक सरकंडों में से एक स्याह सांप निकला और उसने बच्चे को डस दिया। बच्चे ने चीख मारी। उसकी मां ने सांप को भागते देखा तो सर पीट कर रोने लगी, मेरा बच्चा, हाय बचाओ बचाओ। नाग भागकर उसके पास गया। उसने खामोश सीटी बजाई। दूसरे ही लम्हे वही काला सांप सरकंडों में से निकलकर नाग के सामने आ गया। काले सांप ने अपने सामने अजीम नाग देवता को देखा तो उसे पसीना आ गया। एकदम से सर को झुका दिया और जमीन पर लेट गया। नाग ने उसे हुक्म दिया, बदबख्त, तूने नाहक इस बच्चे को डसा। उसने तेरा क्या बिगाड़ा था? जल्दी से उसका सारा जहर चूस ले, फिर मैं तुझसे बात करूंगा। काले सांप ने बच्चे के डसे हुए जख्म पर मुंह लगा दिया और सारा जहर देखते ही देखते चूस लिया। बच्चे को होश आ गया। मां ने उसे कलेजे से लगा लिया और नाग का शुक्रिया अदा करने लगी। नाग ने कहा, बहन, खुदावंद ताला का शुक्र अदा करके उसने मुझे यहाँ भेज दिया, नहीं तो ये जालिम सांप अपना काम कर चुका होता। अब नाग ने सांप की तरफ गुस्से से देखकर कहा, अब तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? अजीम देवता, माफ कर दो, मुझसे बड़ी भूल हो गई थी। वादा करता हूँ अब अगर किसी इंसान ने मुझे तंग भी किया तो उसे हरगिज नहीं डसूंगा। नाग ने पूछा, तू कहाँ रहता है? सांप ने कहा, नाग देवता, मैं यहाँ से 10 मील दूर सहरा में एक एहराम के अंदर रहता हूँ। नाग ने पूछा, यहाँ तू क्या करने आया है? सांप बोला, नाग देवता, यहाँ दरिया किनारे वो जो टीला आप देख रहे हैं, वहाँ मेरा एक भाई खजाने पर पहरा देता है, मैं उसी से मिलने आया था। नाग ने खजाने का नाम सुना तो बोला, वो किसका खजाना है जिस पर तुम्हारा भाई पहरा दे रहा है? सांप ने कहा, देवता, वो हिटलर का खजाना है। नाग ने हैरानी से पूछा, क्या हिटलर का खजाना इस पहाड़ी में दफन है? काला सांप कहने लगा, हाँ अजीम देवता। नाग ने कहा, चलो मैं तुम्हारे भाई से मिलना चाहता हूँ। जो हुक्म हजूर। काला सांप नाग को लेकर टीले के अंदर आ गया। यहाँ गार बने हुए थे, उनमें भूल भुलैयां सी थी। कहीं छत ऊंची थी, कहीं इतनी नीची के रेंग कर गुजरना पड़ा। गारों के अंदर एक सीढ़ी बनी थी। नाग सीढ़ी उतरकर एक तहखाने में आ गया। यहाँ जमीन पर पत्थर पड़ा था। सांप ने कहा, अजीम देवता, इस पत्थर के नीचे खजाना दफन है। आप चूंकि सांप बनकर मेरे साथ अंदर आए हैं, इसलिए किसी ने आपको नहीं देखा, नहीं तो इस पहाड़ के ऊपर और गारों के अंदर खुफिया जगहों पर हिटलर के वफादार सिपाही मशीन गने लिए हर वक्त बैठे इस खजाने पर पहरा देते हैं। नाग ने कहा, अपने भाई को बुलाओ। थोड़ी देर बाद सांप का भाई भी आ गया। उसके सर पर सब्ज रंग की कलगी बनी हुई थी। उसने नाग देवता को देखा और झुककर सलाम किया और अदब से सर जमीन पर रखकर बोला, मेरे इतने अच्छे भाग कहाँ कि अजीम नाग देवता मेरे घर खुद तशरीफ ले आए। नाग ने कहा, तुमको यकीन है कि यह हिटलर का खुफिया खजाना है? कलगी वाला सांप बोला, हाँ मेरे आका, आज से 2 बरस पहले जंग खत्म होने के बाद एक रात मैं यहाँ बैठा आराम कर रहा था कि कुछ फौजी इस खजाने को यहाँ दफन करने आए। वो इसे गाड़ रहे थे और 6-7 मशीन गनों वाले फौजी पहरा दे रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को कहा था कि यह हिटलर का खजाना है और जब तक जर्मनी का मुल्क अपने पांव पर फिर से खड़ा नहीं हो जाता, यह खजाना इसी जगह दफन रहेगा। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। नाग वहां से सीधा अपने होटल आ गया। अब हम आपको खजाने की असल कहानी सुनाते हैं। जंग हारने लगी तो जर्मन जर्नैलों ने सोचा कि कोई दम में दुश्मन हमारे मुल्क पर कब्जा कर लेगा और जर्मनी का सारा सोना, सारी दौलत, सारे जवाहरात उसके हाथ आ जाएंगे। क्यों ना इसे बचाया जाए।
ताकि बाद में जब जर्मनी को अपनी तरक्की के लिए दौलत की ज़रूरत हो या दुश्मन पर हमला करना पड़े तो इस दौलत को काम में लाया जाए। ये सोचकर उन जर्नैलों ने एक रात खजाने की सारी दौलत संदूकों में बंद करके ट्रक में ला दी और एक खुफिया मकाम की तरफ रवाना हो गए। ये 2 जर्नैल थे और 10 जर्मन सिपाही साथ थे। उन्होंने अपने ट्रक पर अंग्रेजी फौज का निशान बना दिया और खुद भी अंग्रेजी जर्नैलों की वर्दी पहन ली। अब ये लोग ट्रक लेकर बेफिक्री और बड़ी आसानी से काहिरा शहर में आ गए। यहाँ से वो शहर के बाहर एहराम के करीब से गुजरकर वीरान जगह पर मौजूद पहाड़ी के दामन में आकर रुक गए। जर्मन जर्नैलों ने यह जगह पहले से ताड़ रखी थी। ट्रक से उतरकर जर्नैलों ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि ट्रक पर से दौलत के संदूक उठाकर गार के अंदर पहुंचाए जाएं। जर्मन सिपाही जल्दी से ट्रक पर से उतरे और एक एक करके उन्होंने सारे संदूक गार के अंदर वाले तहखाने में ले जाकर रख दिए। जर्नैलों ने हुक्म दिया कि जमीन में गड्ढा खोदा जाए। जर्मन सिपाही कुदालों से गड्ढा खोदने लगे। जब गड्ढा काफी गहरा खुद गया तो सारे के सारे संदूक उस गड्ढे में लगा दिए गए। फिर उनके ऊपर तरपाल डाली गई, ईंटें चुनी गई, पत्थर रखे गए और फिर मिट्टी डालकर जमीन को बराबर कर दिया गया। अब एक चबूतरा जो कि पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा था उस जगह निशानी के तौर पर रख दिया गया। अभी 10 के 10 जर्मन सिपाही अंदर काम कर रहे थे कि दोनों जर्नैल गार से बाहर आ गए। एक जर्नैल ने दूसरे से कहा, यह खजाना हमारी कौमी दौलत है। हमने इसे कौम की अमानत के तौर पर जमीन में दफन किया है ताकि जर्मनी को दुश्मन की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए जब दौलत की ज़रूरत पड़े तो इस दौलत को काम में लाया जाए, इससे गोला बारूद और असलहा खरीदा जाए। दूसरे जर्नैल ने कहा, ठीक है, इसमें क्या शक हो सकता है। पहला जर्नैल बोला, इसलिए इस दौलत की हिफाजत बहुत ज़रूरी है ताकि कोई इसे लूट कर न ले जा सके। बिल्कुल दुरुस्त है, तुम क्या कहना चाहते हो? जर्नैल नंबर 1 ने कहा, कौम के इस खुफिया खजाने का राज इन 10 सिपाहियों पर खुल चुका है। उनको मालूम है कि खजाना इस पहाड़ी के अंदर गार में दफन है। उनमें से किसी की नीयत किसी भी वक्त खराब हो सकती है, या वो मरते वक्त अपने बच्चे को कह सकता है कि खजाना फलां जगह दफन है, जाकर खोद लो। इस तरह से हमारी ये दौलत लूटी जा सकती है। दूसरा जर्नैल बोला, फिर तुम क्या चाहते हो? मैं कौम की इस अमानत की हिफाजत करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इन सिपाहियों को इसी जगह गोली मारकर ख़त्म कर दिया जाए ताकि ये राज इसी जगह दफन होकर रह जाए और ये बाहर जाकर किसी को ना बता सकें। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों जर्नैल अंदर गए। सामने 10 के 10 जर्मन सिपाही पत्थर को जमीन पर ठीक तरह से जमा रहे थे। दोनों जर्नैलों ने एकदम से अपनी खतरनाक मशीन गनें उठाकर उनका रुख सिपाहियों की तरफ किया और ट्रिगर दबा दिया। धमाके के साथ तड़ 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 गोलियां मशीन गन में से बारिश की बौछार की तरह निकलने लगी और सिपाही उछल उछल कर गिरने और गिरकर तड़पने लगे। 10 के 10 सिपाही मारे गए थे। जर्मन जर्नैलों ने उनकी लाशें उठाकर गहरी खंदकों में फेंक दी और ऊपर से मिट्टी डाल दी। फिर वो गार से बाहर आ गए और ट्रक की तरफ बढ़े। एक जर्नैल आगे था और एक जर्नैल उसके पीछे था। अचानक पीछे वाले जर्नैल ने मशीन गन को सीधा किया और ट्रिगर दबा दिया। एक ब्रस्ट मशीन में से निकला और सारी की सारी गोलियां आगे आगे जाने वाले जर्नैल के सीने में से निकलकर दूसरी तरफ गुजर गईं। वो औंधे मुंह रेत पर गिरा और तड़पने लगा। जर्नैल मशीन गन लेकर करीब गया। उसने सारी गोलियां तड़पते जर्नैल पर खत्म कर दी। अब वो हिटलर के सारे खजाने का अकेला मालिक था। उसने मशीन गन परे फेंककर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। वो देर तक नाचता और हंसता रहा। फिर उसने मरे हुए जर्नैल की लाश को रेत के नीचे दबा दिया। ट्रक स्टार्ट किया और शहर में आ गया। यहाँ आकर उसने अपने आप को आसारे कदीमा का माहिर मशहूर कर दिया। उसने ये भी मशहूर कर दिया कि वो शहर के बाहर वाले टीले में तारीखी नवादरात तलाश कर रहा है। उसने 5-6 मिस्री पुराने सिपाही नौकर रख लिए। उन्हें यह कहा कि वो उन गारों के अंदर तलाश किए जाने वाले चीज़ों की हिफाजत के लिए उन्हें मुलाजिम रख रहा है और वो उन्हें दिन में और रात में बारी बारी 6-6 घंटे गार के बाहर टीले पर पहरा देना होगा ताकि कोई चोर या लुटेरा गार के अंदर दाखिल ना हो सके। उस जर्मन जर्नैल ने गेट के ऊपर वाली पोस्ट में एक खुफिया टेलीफोन भी लगवा रखा था। पहरेदारों को हुक्म दे रखा था कि अगर वहाँ कोई खतरा हो तो उसे फ़ोन कर दिया जाए। अब ये सूरत हाल थी कि नाग वापस अपने होटल में आकर सो गया। वो दोपहर को उठा और शहर में अम्बर और मारिया की तलाश में चक्कर लगाने शुरू कर दिए। वो शहर के बाहर के मोहल्ले के करीब से गुजरा तो उसे एक घर से रोने की आवाज़ आई। नाग रुक गया। आवाज़ किसी औरत की थी। नाग जिधर से आवाज़ आ रही थी उधर को गया। ये एक छोटा सा एक मंजिला कच्चा मकान था। दरवाज़ा बंद था। नाग ने कान लगाए तो मालूम हुआ कि एक औरत और एक बच्चा रो रहा है और कोई मर्द उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा है। नाग ने दिल में सोचा कि बेचारों पर न जाने कौन सी मुसीबत पड़ी हुई है कि रो रहे हैं। उसने उन लोगों की मदद करने का फैसला कर लिया। नाग ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से मर्द की आवाज़ आई, बाबा माफ़ करो। नाग दिल में हंसा कि उन लोगों ने उसे कोई फ़कीर समझा है। उसने दोबारा दस्तक दी। इस बार अंदर खामोशी हो गई। औरत के रोने की आवाज़ बंद हो गई और फिर एक मर्द ने दरवाज़ा खोला। यह मर्द कमज़ोर और बीमार सा लगता था। चेहरे पर भूख और गरीबी का असर था। फरमाइए क्या बात है? नाग ने कहा, मेरे भाई, मैं यहाँ से गुजर रहा था कि मुझे अंदर से किसी खातून के रोने की आवाज़ आई। मेरे कदम आके नहीं उठ रहे। मैं इस बहन की कोई मदद करना चाहता हूँ जो मुसीबत में मुब्तला है। मुझे आप भी अपना भाई ही समझे। वो मर्द पहले तो नाग को गौर से देखता रहा, फिर बोला, शुक्रिया, मगर आप हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। वो दरवाज़ा बंद करने लगा था कि नाग ने हाथ से रोककर कहा, ज़रा ठहरिए। ऐसी कौन सी मुसीबत आप पर आ पड़ी कि जिसे दूर करने में मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता? आप मुझे बताएं तो सही कुछ। उस मर्द ने नाग की तरफ देखकर कहा, तो फिर अंदर आ जाएं।
उसने नाग को अंदर एक लकड़ी की कुर्सी पर बिठाया। ये एक छोटा सा कमरा था, कुछ सामान सजा हुआ था। वो आदमी बोला, भाईजान, अगर आप जरूर मेरी दुख भरी कहानी सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मेरा नाम मुराद है। मेरे माँ बाप फौत हो चुके हैं। उन्होंने मेरे लिए एक टुकड़ा जमीन का छोड़ा था। मैंने उसे बेचकर कारोबार शुरू किया। मेरा एक हिस्सेदार भी था। 5 साल के बाद हमें कारोबार में ज़बरदस्त नुकसान हो गया। अब हालत यह है कि मेरे हिस्सेदार ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने अपने नुकसान के हिस्से के 10 लाख रुपए अदा ना किए तो वो मेरी बीवी और बच्चे को कत्ल करा देगा। वो बड़ा बदमाश है और इससे पहले कई लोगों को कत्ल करा चुका है। बस मैं और मेरी बीवी इसलिए परेशान है कि हमारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। हम इतनी बड़ी रकम कहाँ से पूरी करेंगे। मेरे बीवी और बच्चा सुबह से रो रहे हैं और मैं उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बताइए, क्या मैं ठीक नहीं कहता कि आप हमारी कोई मदद नहीं कर सकेंगे? नाग ने सारी दास्तान सुनकर कहा, यह तो बड़ी मामूली सी बात है। 10 लाख रुपए मैं आपको दे दूंगा, आइए मेरे साथ। मुराद नाग का मुंह तकने लगा कि ये शख्स कैसी बातें कर रहा है। भला ऐसा कौन शख्स होगा जो उनको 10 लाख रुपए बतौर कर्ज ही अदा कर दे। उसने नाग से कहा, भाईजान, हम मुसीबत ज़दा हैं, हमारे साथ मजाक करना कुछ अच्छी बात नहीं है। वो समझा कि नाग मजाक कर रहा है। फिर उसे ख्याल आया कि शायद ये कोई पागल नौजवान है और शहर के पागल खाने से भाग कर आ गया है। नाग ने जवाब दिया, मुझे उस खुदा की कसम है जिसके कब्जे में मेरी जान है कि मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा। आप एक थैला लेकर मेरे साथ आइए और मैं 10 लाख रुपए की रकम आपके हवाले कर दूंगा। फिर आप उससे अपना कर्ज अदा कर दीजिए। इतने में उस मुसीबत ज़दा मुराद की बीवी पर्दे के पीछे आ गई और बोली, खुदा ने कोई फरिश्ता हमारी मदद के लिए भेजा है, आप इनके साथ चले जाएं। मुराद डर गया था कि कहीं उसके साथ कोई धोखा ना किया जा रहा हो और उसे बाहर वीराने में ले जाकर कत्ल न कर दिया जाए। उसने इनकार करते हुए कहा, भाईजान, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। अगर आप मेरी कोई मदद करना चाहते हैं तो यहीं कर दीजिए। नाग ने कहा, मैं आपकी बीवी की आज़ारी नहीं देख सका। अब मैंने उसे अपनी बहन कह दिया है तो उसकी ज़रूर मदद करूंगा। आप ऐसा करें कि मुझे इस कमरे में तनहा छोड़ दें और दरवाज़ा बंद कर दें, और हाँ, दरवाजे के सुराख में से भी उधर देखने की कोशिश ना करें। बहुत बेहतर। मुराद ने दरवाज़ा बंद कर दिया। दूसरी तरफ जाकर अपनी बीवी से बोला, मुझे तो ये कोई पागल लगता है। औरत ने कहा, नहीं, मुझे कोई नेक फरिश्ता लग रहा है जिसे खुदा ने हमारी मदद के लिए यहाँ भेजा है। तुम देखते जाओ, वो हमारे लिए रुपयों का इंतजाम ज़रूर करेगा। मगर एक खाली कमरे में बैठकर वो 10 लाख रुपए कहाँ से पैदा करेगा? अगर खुदा की मर्जी हुई तो ऐसा होकर रहेगा। उधर नाग ने आंखें बंद करके अपने पुरस्रार आवाज़ में खजाने पर पहरा देने वाले सांप को तलब किया। सफ़ेद कलगी वाला सांप हाजिर होकर बोला, क्या हुक्म है नाग देवता? नाग ने कहा, जिस खजाने पर तुम पहरा दे रहे हो उसमें क्या कुछ है? सांप बोला, हुजूर, उस खजाने में जवाहरात हैं, सोने की ईंटें और सुलाखें हैं और कुछ नायाब मोती हैं। नाग ने कहा, तुम ऐसा करो कि कुछ कीमती जवाहरात लेकर फौरन यहाँ आ जाओ। जो हुक्म हुजूर। सांप गायब हो गया। थोड़ी देर के बाद वापस नमदार हुआ तो उसने अपने मुंह में एक थैली उठा रखी थी। थैली सांप ने नाग के आगे डाल दी और कहा, जवाहरात हाजिर हैं अजीम देवता। नाग ने थैली खोलकर उलट दी। सुर्ख और सब्ज कीमती जवाहरात अंधेरे में सितारों की तरह चमकने लगे। उसने सांप का शुक्रिया अदा किया और कहा, अब तुम जा सकते हो। सांप गायब हो गया। अब नाग ने सारे जवाहरात थैली में डाले और आवाज़ दी, मेरी बहन और भाई अंदर आ जाओ। मुसीबत ज़दा मुराद और उसकी बीवी दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गए। बैठो यहाँ। दोनों बैठ गए। वो तो यही समझ रहे थे कि शायद उनके साथ कोई दर्दनाक ड्रामा किया जा रहा है। भला ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी थोड़ी देर के लिए दरवाज़ा बंद करे और फिर 10 लाख रुपए पैदा कर दे? नाग ने कमरे की बत्ती जला दी। रोशनी हो गई। उसने जवाहरात की थैली उनके आगे मेज़ पर उलट दी। कीमती और बेहद चमकीले जवाहरात मेज़ पर बिखर गए। मुराद और उसकी बीवी की आंखें चमक उठीं। नाग बोला, ये इंतहाई कीमती हीरे जवाहरात हैं। चलो मेरे साथ इन्हें बाजार में चलकर फरोख्त करते हैं और जितनी रकम मिलेगी उससे तुम अपना कर्ज अदा कर देना। नाग ने मुराद को साथ लिया और शहर की तरफ चल पड़ा। मुराद एक नेक दिल ईमानदार जौहरी को जानता था। वो नाग को उसकी दुकान पर ले गया। ये एक अमीर कबीर हाजी था जिसकी बहुत बड़ी दुकान थी। मुराद ने नाग का तारुफ करवाया और कहा, ये मेरे दोस्त हैं, कीनिया में हीरे जवाहरात का कारोबार करते हैं। कुछ जवाहरात आपके लिए लाए हैं। ये काहिरा में भी कारोबार करना चाहते हैं, जिसके वास्ते कुछ जवाहरात फरोख्त कर रहे हैं। हाजी जौहरी ने खंदा पेशानी के साथ नाग से कहा, दिखाइए बरादर अजीज, कौन से जवाहर हैं? अगर हमारे मतलब के हुए तो हम ज़रूर खरीद लेंगे। नाग ने थैली हाजी साहब के आगे शीशे पर उलट दी। हाजी जौहरी की नज़र हीरे जवाहरात पर पड़ी तो वहीं धक से रह गए। बस जवाहरात की चमक दमक में खो गए। उन्होंने आज तक इतने बड़े और इतने कीमती जवाहरात कभी नहीं देखे थे। एक एक जवाहर और मोती को हाथ में लेकर देखते और तारीफ करते। फिर बोले, बरादर अजीज, फरमाइए आप इसके क्या दाम लगाते हैं? नाग ने कहा, ये तो अगर आप ही बताएं तो हमें बड़ी सहूलत होगी। बस इतना बता दीजिए कि आप इसके एवज कितनी रकम दे सकते हैं। हाजी जौहरी ने कहा, मैं आपको दयानतदारी के साथ अपना मुनाफा लगाकर इन तमाम जवाहरात के 50 लाख रुपये दे सकता हूँ। 50 लाख रुपयों का सुनकर मुराद को तो गश्त आने लगा। वो गिरते गिरते बचा। खुशी से उसके खून की गर्दिश तेज हो गई, मगर नाग पर जरा भी असर न हुआ। एक तो इसलिए कि दौलत की नाग के सामने कोई हैसियत नहीं थी, और दूसरा इसलिए कि वो करोड़ों रुपए में खेला था और जिस वक्त चाहे दौलत पैदा कर सकता था। कहने लगा, हमें ये सौदा मंजूर है। बहुत बेहतर। हाजी जौहरी मुराद और नाग को अंदर ले गया। उनके लिए संगतरों का शरबत मंगवाया। साथ ही खजांची एक बक्स लेकर आ गया और उसने नोट गिनकर नाग के सामने रख दिए। पूरे 50 लाख हैं, गिन लीजिए।
नाग ने नोटों को एक थैले में डालते हुए जवाब दिया, हाजी साहब, हमें आप पर पूरा पूरा भरोसा है। घर वापस पहुंचकर नाग ने सारे रुपए मुराद और उसकी बीवी के हवाले कर दिए और कहा, इन रुपयों में से अपना कर्ज अदा कीजिए और एक नया मकान बनवाकर अपना अलग कारोबार शुरू कीजिए। मुराद और उसकी बीवी की तो आंखें खुल गई थीं। वो नाग के आगे पीछे बिछे जा रहे थे। नाग ने कहा, मैंने बहन कहा है तो अब मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपकी मदद करता, और मैं आपकी मदद कर सकता था, बस मैंने आपकी मदद कर दी, अब खुदा हाफिज़। इतना कहकर नाग मकान से बाहर निकल आया और शहर की तरफ चल पड़ा। जिस वक्त नाग मकान से बाहर निकला तो एक पुरस्कार, काली टोपी और लंबे चौगे वाला सांवला सा आदमी दूर खजूर के दरख्त की ओट में खड़ा उसे देख रहा था। नाग शहर की तरफ चला तो उस काली टोपी वाले ने भी उसका पीछा करना शुरू कर दिया। ये काली टोपी वाला पुरस्कार इंसान जर्मन जर्नैल का एक खास जासूस था, जिसको खास तौर पर जर्मन जर्नैल ने शहर में छोड़ रखा था कि वो जौहरियों की दुकानों पर चल फिरकर पता करता रहे कि कोई बड़े ही कीमती किस्म के जवाहरात तो फरोख्त नहीं कर रहा। ये काली टोपी वाला जासूस हाजी जौहरी की दुकान पर खड़ा था कि नाग ने जवाहरात का सौदा किया। इतना बड़ा सौदा उस जासूस ने भी पहले होता कभी नहीं देखा था। बस उसने नाग का पीछा करना शुरू कर दिया। जब नाग वापस अपने होटल में पहुंचा तो जासूस ने उसी वक्त जर्नैल को जाकर इतला कर दी। जर्नैल ने कहा, क्या तुमने जवाहरात देखे थे? हाँ जनाब देखे थे। किस किस्म के थे वो? जनाब काफ़ी बड़े साइज के थे और बेहद चमक रहे थे। जर्नैल ने आम शहरियों जैसा लिबास पहन रखा था और वो काफ़ी पी रहा था। उसका माथा ठनका कि यहाँ इतने बड़े साइज के कीमती जवाहरात एक आम आदमी के पास नहीं हो सकते, जो बाजार में ले जाकर उन्हें फ़रोख्त करता फिरे। ज़रूर दाल में कुछ काला गला है। जर्नैल ने लिबास तब्दील किया, जेब में पिस्तौल रखा और जासूस को रुख्सत करने के बाद सीधा हाजी जौहरी की दुकान पर पहुंच गया। जर्नैल ने जर्मनी के कारोबारी आदमियों जैसा लिबास पहन रखा था। हाजी के पास जाकर जर्नैल ने अपना तारुफ यूँ करवाया, मेरा नाम होल्स है, मेरा ऑस्ट्रेलिया में हीरे जवाहरात का कारोबार है। मैं मशरक़ वस्ता में नायाब हीरों की तलाश में आया हूँ। क्या आप मुझे कोई आला किस्म के नायाब हीरे दिखा सकते हैं? मैं बड़ी से बड़ी कीमत अदा करने को तैयार हूँ। हाजी साहब बड़े खुश हुए कि अभी आला जवाहरात खरीदे थे और अभी उसका गाहक भी आ गया। उन्होंने वही नाग वाली थैली जर्मन जर्नैल के सामने एक शीशे की कीमती और नाजुक प्लेट में उलट दी और कहा, ये जवाहरात मैंने आज ही खरीदे हैं, बड़े नायाब हैं, कहिए आपको पसंद है? जर्मन जर्नैल की नज़र जूं ही जवाहरात पर पड़ी तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। ये उसके खजाने के जवाहरात थे। किसी ने गार में नकब लगाकर जवाहरात चोरी कर लिए थे। जर्नैल का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसके पास इतनी दौलत नहीं थी कि वो ये जवाहरात दुकानदार से वापस खरीद सकता। उसने कहा, शुक्रिया, ये बड़े नायाब जवाहरात है, मैं कल हाजिर होऊंगा। जर्मन जर्नैल वापस अपनी छोटी सी कोठी में आ गया, जो उसने शहर से दूर दरियाए नील के किनारे बनवा रखी थी। उसने अपने खुफिया कमरे में जाकर अर्जेंटीना के एक कस्बे में रहने वाले दूसरे जर्मन जर्नैल को वायरलेस पर कहा कि कुछ जवाहरात किसी चोर ने नकब लगाकर चोरी कर ली हैं। दूसरी तरफ से जर्नैल ने कहा, जिसने चोरी की है उसका पता लगाकर फौरन हलाक कर दो, उसको खजाने का पता लग गया है, उसको जिंदा नहीं रहना चाहिए। ऐसा ही होगा जनाब। और सुनो, चोरी किए हुए हीरे किसी तरह वापस लेकर खजाने में जमा कराने की कोशिश करो। जनाब उनकी रकम बहुत बड़ी है, मैं इतनी रकम कहाँ से अदा करूँ? तुम भी उन्हें चोरी करो, अगर नहीं कर सकते तो मैं यहाँ आकर तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यस सर, ऐसा ही होगा। जर्नैल ने वायरस रख दिया और सोच में पड़ गया। उसने फैसला कर लिया कि वो हाजी जौहरी की दुकान से अपने जवाहरात जासूसों की मदद से उड़ा लेगा और जिसने खजाने में नकब लगाई है उसे हलाक कर डालेगा। जर्नैल ने उसी वक्त टेलीफोन करके एक बड़े ही संगदिल और बदमाश किस्म के जासूस को बुलाया। उसका नाम चंगेज़ था और उसने कई खून किए हुए थे। उसके पास हर वक्त जेब में पिस्तौल रहता था और वह बड़ी बेदर्दी से गोली चलाकर इंसानों को यूं मार डालता था जैसे वो कोई मुर्गी या जानवर हो। चंगेज़ फ़ोन मिलते ही आ गया। उसका कद ऊंचा लंबा था और माथे पर जख्म का निशान था। क्या हुक्म है बॉस? जर्नैल ने उसकी तरफ 10,000 रुपये का चेक बढ़ाकर कहा, मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम 10,000 रुपये पहले ही अदा कर रहा हूँ। एक नौजवान जिसका रंग सांवला और चेहरा साफ है, काहिरा के एहराम होटल के कमरा नंबर 12 में रहता है, उसे जाकर ख़त्म कर दो, बस ये तुम्हारी ड्यूटी है। चंगेज़ ने पिस्तौल पर हाथ रखकर कहा, बॉस मुझे उसकी शक्ल दिखा दो तो बेहतर है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरा आदमी कत्ल हो जाए। जर्नैल ने कहा, तुम उस वक्त काली टोपी से जाकर मिलो, वो तुम्हें हमारे चोर की शक्ल दिखा देगा। ठीक है बॉस। चंगेज़ उसी वक्त काली टोपी के पास पहुंच गया। उसने चंगेज़ को नाग की तस्वीर दे दी। ये तस्वीर काली टोपी ने चलते वक्त खुफिया कैमरे से उतारी थी। चंगेज़ ने नाग की तस्वीर को गौर से देखा, फिर थूक कर बोला, इसकी खैर नहीं, आज रात इसकी आखिरी रात है। चंगेज़ वहाँ से सीधा एहराम होटल में आ गया। उस होटल के कमरा नंबर 12 में नाग ठहरा हुआ था। नाग अभी अपने कमरे में नहीं आया था। वो अंबर और मारिया की तलाश में शहर के इलाके में चक्कर लगा रहा था। चंगेज़ ने होटल में एक कमरा किराए पर ले लिया और होटल के दरवाजे में एक तरफ खड़े होकर नाग का इंतजार करने लगा। नाग की तस्वीर उसकी जेब में थी। रात के 10 बजे के करीब चंगेज़ ने एक ऐसे सामने से नौजवान को टैक्सी से उतरकर होटल की तरफ आते देखा, जिसकी सूरत तस्वीर से बहुत मिलती जुलती थी। चंगेज़ ने उसी वक्त जेब से नाग की तस्वीर निकाल कर देखा। हूबहू वही शक्ल थी। उसका शिकार उसके सामने था। चंगेज़ की उंगलियां जेब के अंदर पिस्तौल के साथ खेलने लगी।
नाग होटल की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर अपने कमरे में चला गया। उसने कमरे को अंदर से बंद कर लिया और लिबास बदलकर तारीख की एक पुरानी किताब पढ़ने लगा। वो एक जगह से खाना खाकर आया था। वो बिस्तर पर लेटकर किताब पढ़ रहा था और बाहर चंगेज बेताबी से इधर उधर टहल रहा था। वो इंतजार कर रहा था कि जरा रात गहरी हो और वह दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाए और नाग पर गोलियां चलाकर उसका काम तमाम कर दे। नाग को चाय की ज़रूरत महसूस हुई तो उसने फ़ोन पर चाय का ऑर्डर दिया और किताब पढ़नी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। चाय सर, आता हूँ। नाग उठकर गया तो उसे दरवाजे के बाहर दो आदमियों की ज़रा तेज़ तेज़ बातें करने की आवाज़ें सुनाई दी। नाग ने दरवाज़ा खोला तो बहरा चाय लिए खड़ा था और एक ऊंचे लंबे आदमी से उलझ रहा था। नाग ने कहा, क्या बात है बहरा? बहरे ने कहा, सर ये आदमी कितनी देर से आपके कमरे के आगे टहल रहा है। मैंने इसे यहाँ से जाने को कहा तो मुझे गालियाँ देने लगा। नाग के दिमाग में खतरे की घंटी बज उठी। उसने चंगेज को गौर से देखा और कहा, क्यों भाई, आप यहाँ किस लिए टहल रहे हैं? चंगेज ने माजरत करते हुए कहा, बस ज़रा खाना खाकर टहल रहा था, चला जाता हूँ अगर आपको बुरा लगता है तो। और चंगेज वहाँ से चला गया। बहरा चाय मेज़ पर रखते हुए कहने लगा, सर जंग के बाद इस शहर में चोरियाँ बहुत होने लगी हैं, ज़रा होशियार रहिएगा। नाग हंसकर बोला, शुक्रिया शुक्रिया। अरे भाई, हमारे पास क्या है जो चोर ले जाएंगे? बहरा बोला, नहीं जनाब, ये चोर लोग किसी को जान से मारने से भी नहीं डरते। कोई बात नहीं मियाँ, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। बहरा चला गया और नाग सोच में पड़ गया। सबसे पहला काम उसने ये किया कि दरवाजे को अंदर से बंद करके ताला लगा दिया। फिर कमरे की बत्ती बुझाकर टेबल लैंप चलाया और खामोशी से चाय पीने लगा। चाय पीकर उसने टेबल लैंप भी बुझा दिया। अब कमरे में अंधेरा हो गया। बाहर चंगेज कातिल एक तरफ कोने में छुपकर खड़ा था और कमरे में अंधेरा होने का ही इंतजार कर रहा था। जो ही नाग ने रोशनी गुल की तो चंगेज कातिल आगे बढ़ा। उसने दरवाजे के करीब जाकर एक बिजली की छोटी सी रेती निकालकर दरवाजे के अंदर डाली और बटन दबा दिया। बगैर किसी आवाज़ के बिजली की रेती ने चलना शुरू कर दिया और दरवाजे की कुंडी अंदर से कट गई। उसके बाद चंगेज कातिल ने ताले में एक छोटी सी सिलाई डालकर उसे खास तरीके से घुमाया। क्लिक की आवाज़ के साथ ही दरवाजे का ताला खुल गया। कातिल ने दरवाजे को आहिस्ता से धकेला। दरवाज़ा खुला था। कातिल अंदर कमरे में आ गया। अंदर अंधेरा था। खिड़की जो दूसरी तरफ बाजार की जानिब खुलती थी उस पर पर्दा गिरा था। कातिल ने दरवाज़ा बंद कर दिया और दीवार के साथ लगकर खामोशी से कमरे का जायजा लेने लगा। खिड़की में से बाजार की हल्की रोशनी पर्दे के पीछे से अंदर आ रही थी। उस धीमी रोशनी में कमरे की चीज़ें मामूली सी नजर आ रही थी। कातिल ने जेब से पिस्तौल निकाल लिया। उसने देखा कि बिस्तर पर कोई शख्स ऊपर कंबल लपेटकर सो रहा है। चंगेज कातिल ने पिस्तौल के आगे फौलाद का साइलेंसर चढ़ा रखा था। उसकी वजह से पिस्तौल चलने की आवाज़ बिल्कुल नहीं आती थी। अब चंगेज कातिल कदम कदम नाग के बिस्तर की तरफ बढ़ा। उसका शिकार उसके सामने पड़ा था। वो बड़ा खुश था। बस करीब जाकर पिस्तौल का ट्रिगर ही दबाना होगा और शिकार का काम तमाम हो जाएगा। कातिल नाग के बिस्तर के करीब जाकर रुक गया। वो देर नहीं करना चाहता था। उसने पिस्तौल की नाली नाग के सर पर सिराने के ऊपर लगा दी। नाग का सर कंबल में लिपटा हुआ था। चंगेज कातिल ने ट्रिगर दबा दिया। ठक की आवाज़ के साथ ही एक गोली पिस्तौल की नाली में से निकलकर कंबल के अंदर ठुस गई। कातिल ने उसके बाद दूसरी गोली भी चला दी। फिर तीसरी गोली भी चला दी। कंबल में कोई हरकत ना हुई। उसका शिकार खत्म हो चुका था। कातिल ने कंबल परे फेंक दिया ताकि वो अपने कातिल की शक्ल देखकर दिल को तसल्ली दे ले कि वो मर चुका है। जो ही उसने कंबल परे हटाया, अंदर से एक सिरहाना लुढ़क उसके पाँव में आ गिरा। चंगेज कातिल के हाथों के तोते उड़ गए। उसने देखा कि बिस्तर पर सिरहाने लगे थे जिन पर इस तरह कंबल डाल दिया गया था कि मालूम हो कि कोई सो रहा है। शिकार भाग नहीं सकता। वो ज़रूर कमरे में ही कहीं होगा। उसको पता चल गया था शिकार ने बड़ी मक्कारी से काम लिया है, मगर वो भागकर कहाँ जा सकता है। उसकी आंखों के सामने वो इस कमरे में दाखिल हुआ था और अब तक वो इसी कमरे में है। यहाँ से कोई भी बाहर नहीं निकला। कातिल ने कमरे में शिकार को तलाश करना शुरू कर दिया, मगर कमरा सारे का सारा खाली था। तो क्या वो खिड़की में से कूद गया है? कातिल ने पर्दा हटाकर खिड़की को देखा। खिड़की बंद थी और अंदर से चटखनी लगी हुई थी। वो कुछ खौफजदा सा भी हो गया क्योंकि एक जिंदा इंसान उसकी आंखों के सामने कमरे में दाखिल होने के बाद गायब हो गया था। वो कुछ परेशान सा होकर कमरे से बाहर निकल गया। नाग सांप बनकर दीवार के ऊपर चिपका हुआ था। जो ही उसने कातिल को बाहर जाते देखा, वो दीवार से उतरा और उसके पीछे पीछे बाहर निकल गया। कातिल होटल से बाहर आ गया। बाहर रात थी। होटल की रोशनियां चमक रही थी। इतने में एक टैक्सी आकर रुकी। कातिल उसमें सवार हो गया। नाग भी सांप की शक्ल में टैक्सी के पीछे चढ़कर छत से लग गया। टैक्सी रवाना हो गई और आहिस्ता आहिस्ता शहर से बाहर निकल गई। कातिल उस वक्त जर्मन जर्नैल के पास जाकर सारे हालात उसे बताना चाहता था। टैक्सी शहर से बाहर आई तो उसने दरिया के साथ साथ चलना शुरू कर दिया। दरिया रात के अंधेरे में खामोशी से बह रहा था। यहाँ इलाके वीरान थे। दरिया किनारे लंबे लंबे सरकंडे उगे हुए थे। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। दूर सहरा में किसी काफले के गुजरने की हल्की हल्की घंटियों की आवाज़ें आ रही थी। जब टैक्सी काफ़ी आगे निकल गई और वीरान मैदान आ गया तो नाग ने टैक्सी की छत पर बैठे बैठे एकदम से शेर की शक्ल बदल ली और ज़ोर से धाड़ मारकर छत पर पंजा मारा। टैक्सी के ड्राइवर ने शेर की दिल दहला देने वाली आवाज़ के साथ ही छत पर धप की आवाज़ सुनी तो उसके औसान खता हो गए। समझा कि शेर ने हमला कर दिया।
اس نے بریک لگا دی، ٹیکسی رک گئی۔ شیر کی دھاڑ قاتل نے بھی سنی تھی اور چھت پر شیر کے گرنے کی آواز بھی آئی تھی۔ اس کو بھی خوف سے پسینہ ہو گیا۔ وہ چیخ کر بولا، ٹیکسی کیوں روک دی؟ بھاگو بھاگو، صحرائی شیر نے حملہ کر دیا ہے۔ مگر ٹیکسی ڈرائیور کانپ رہا تھا، اس میں اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ گاڑی چلا سکے۔ وہ سیٹ پر لیٹ گیا تھا۔ قاتل نے پستول ہاتھ میں لیا اور ڈرتے ڈرتے ٹیکسی سے باہر نکلا۔ باہر دیکھا، وہاں کوئی شیر نہیں تھا۔ سمجھ گیا کہ شیر ٹیکسی پر سے چھلانگ لا کر صحرا میں بھاگ گیا ہے۔ اس کی جان میں جان آئی۔ اس نے چاہا کہ ٹیکسی ڈرائیور کے پاس جا کر اسے حوصلہ دے کہ ٹیکسی ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور بھاگ گیا۔ قاتل اس ویرانے میں دریا کے کنارے اکیلا رہ گیا تھا۔ اس نے دیکھا ذرا فاصلے پر جرمن جرنیل کی کوٹھی کی روشنی آ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ اسے پیدل ہی جلدی جلدی جرنیل کے ہاں پہنچ جانا چاہیے۔ قاتل دریا کے ساتھ ساتھ تیز تیز قدموں سے چلنے لگا۔ اندر ہی اندر وہ ڈر بھی گیا تھا۔ پستول کو اس نے جیب میں نہیں رکھا تھا، ہاتھ میں ہی پکڑے ہوئے تھا۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اسے اپنے پیچھے کسی درندے کے پنجوں کی آواز آئی۔ قاتل رک گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، اس کی جان ہی نکل گئی۔ اس کے پیچھے چند قدم پر ایک شیر منہ پھاڑے کھڑا اسے لال لال آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ قاتل نے ایک دم سے گولی چلا دی، مگر شیر اچھل کر دور چلا گیا۔ اب جو قاتل نے دیکھا تو شیر غائب ہو گیا تھا۔ وہ خوف سے کانپنے لگا، مگر ذرا حوصلے والا آدمی تھا۔ دریا کنارے چلتا چلا گیا۔ ایک جگہ وہ سرکنڈوں کے قریب سے گزرا تو اس کی نظر سرکنڈوں پر پڑی۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک اونچا لمبا ہاتھی سونڈ اٹھائے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ پھر ہاتھی نے ایک چنگاڑ ماری جس سے قاتل کا دل دہل گیا۔ وہ دنگ رہ گیا کہ یہاں ہاتھی کہاں سے آ گیا اور وہ شیر کہاں چلا گیا؟ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے پستول چلائی مگر اس میں سے کوئی گولی باہر نہ نکلی۔ پستول کی ساری گولیاں ختم ہو چکی تھی۔ وہ بھاگا تو ہاتھی بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ گر پڑا، موت اسے سامنے نظر آنے لگی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پیچھے دیکھا، پیچھے کوئی ہاتھی نہیں تھا۔ وہ کپڑے جھاڑ کر اٹھ ہی رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک سیاہ کالا ناگ اپنا خوفناک پھن پھیلائے اس کے سامنے لہرا رہا ہے۔ قاتل نے بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتا گیا، آخر وہ جرنیل کی کوٹھی میں پہنچ گیا اور اس کے برآمدے میں دھڑام سے گر پڑا۔ سانپ غائب ہو چکا تھا۔ جرمن جرنیل اپنی خوابگاہ میں مطالعے کے بعد سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ اس نے برآمدے میں کسی کے گرنے کی آواز سنی۔ وہ جلدی سے گاؤن پہن کر باہر آیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ برآمدے کی روشنی میں چنگیز قاتل بے ہوش پڑا ہے۔ وہ اسے اٹھا کر اندر لے گیا اور پانی کے چھینٹے مار کر اسے ہوش میں لایا۔ ہوش میں آ کر چنگیز نے ساری کہانی سنائی۔ جرمن جرنیل نے چنگیز کو بہت ڈانٹا۔ تم اتنے بڑے اور تجربہ کار ہو کر وہمات سے ڈر گئے۔ آخر وہ انسان ہے، کوئی جن بھوت نہیں ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اگر تم نے اسے قتل نہ کیا تو میں تمہیں گولی سے اڑا دوں گا۔ چنگیز نے کہا، جرنیل یقین کرو وہ کوئی انسان نہیں، جن بھوت ہے۔ بک بک بند کرو۔ یہ لو نیا پستول اور ابھی میری جیپ میں بیٹھ کر واپس ہوٹل جاؤ اور ہمارے دشمن کو ہلاک کر کے مجھے ٹیلی فون پر ہی خوشخبری سناؤ۔ اور یاد رکھو، میں یہ نہیں سننا چاہتا کہ ایک بار پھر تم ڈر گئے ہو۔ اوکے سر۔ اور قاتل چنگیز بھرا ہوا پستول جیب میں ڈال کر جیپ میں سوار ہوا اور تیزی سے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کی جیپ دریا کے کنارے کنارے اڑی چلی جا رہی تھی۔ رات آدھی گزر چکی تھی۔ ہر طرف سناٹا اور خاموشی تھی۔ صحرا بھی ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ قاتل اندر سے سہما ہوا تھا مگر اپنی جان بچانے کے لیے جیپ دوڑائے چلا جا رہا تھا۔ مگر راستے میں ناگ بھی ہاتھی کا روپ بدل کر ایک جگہ سرکنڈوں میں چھپا اپنے قاتل کا انتظار کر رہا تھا۔ جو ہی چنگیز کی جیپ سرکنڈوں کے پاس سے گزری، ہاتھی سرکنڈوں میں سے چنگاڑتا ہوا باہر نکل آیا۔ اس نے لپک کر جیپ پر اپنی کئی من وزنی سونڈ ماری۔ جیپ کی چھت پچک گئی اور وہ ایک طرف کو لڑک گئی۔ قاتل چنگیز اچھل کر باہر جا گرا۔ پستول اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا پڑا تھا۔ وہ پستول کی طرف لپکا ہی تھا کہ ہاتھی اس کے سر پر آ گیا۔ قاتل زمین پر پڑا تھا اور ہاتھی اس کے اوپر سونڈ لٹکائے جھول رہا تھا۔ اس کی جان ہوا ہو گئی، موت سر پر کھڑی تھی۔ اتنے میں ہاتھی نے اپنا پاؤں اٹھا کر قاتل کی گردن پر رکھ دیا۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ ہاتھی نے اپنی سونڈ میں قاتل کو اٹھایا اور دریا میں لے جا کر ڈال دیا۔ پھر اسے کافی دیر تک پانی کے اندر رکھا اور سونڈ باہر نکال کر اسے پھر پانی میں ڈال دیا۔ 3-4 بار ایسا کرنے کے بعد جب ہاتھی کو یقین ہو گیا کہ اس کا شکار مر چکا ہے تو اسے دریا کے کنارے پھینک کر چنگاڑتا ہوا صحرا کی طرف بھاگ گیا۔ دوسرے روز دریا کنارے چنگیز کی لاش ملی۔ اس کی جیپ ریت پر الٹی اور پچکی ہوئی تھی۔ زمین پر ہاتھی کے پاؤں کے نشان تھے۔ اخباروں میں شور مچ گیا کہ دریائے نیل کے کنارے کہیں سے ایک خونخوار ہاتھی آ گیا ہے۔ لوگ گھروں میں بیٹھے خوفزدہ ہو گئے کیونکہ دریا شہر کے قریب سے ہو کر گزرتا تھا۔ شام ہی کو لوگوں نے اپنے بچوں کو گھروں سے باہر نکالنا بند کر دیا۔ جرمن جرنیل کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا سوائے اس کے کہ کوئی جادوگر ناگ کی مدد کر رہا تھا، لیکن ناگ کا قتل ہو جانا بہت ضروری تھا۔ اس نے جرمنی کے قومی خزانے کا سراغ لگا لیا تھا اور یہ راز اب فاش ہو گیا تھا۔ جرمن جرنیل کو جرمنی کی خفیہ ہائی کمانڈ کی جانب سے حکم ملا تھا کہ ملک اور ملت کے نام پر اس شخص کو ہلاک کر دیا جائے جو ہمارے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس شخص کو مارنا ایک قومی فرض ہے جس نے ہمارے قومی خزانے میں چوری کی ہے اور جس کو ہمارے خزانے کی خفیہ جگہ معلوم ہو گئی ہے۔ جرمن جرنیل کو اوپر سے یہ حکم مل چکا تھا۔ اس نے ناگ کو قتل کرنے کے لیے جس تجربہ کار قاتل کو مقرر کیا تھا وہ خود ہلاک ہو چکا تھا۔ اب اس نے ایک دوسرے تجربہ کار اور بڑے تیز قسم کے قاتل کو چنا۔ یہ شخص سارے علاقے کا سرغنہ تھا اور بڑا نامی گرامی قاتل تھا۔ اس کا نام ہی خونی تھا۔ خونی کو جرمن جرنیل نے ناگ کی تصویر دے کر کہا،
इसे आज ही अभी जाकर ख़त्म कर दो, जब आओगे तो 10,000 रुपये तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। खूनी ने जेब से खंजर निकालकर उसे चूमा और कहा, मुझे इस खंजर ने कभी धोखा नहीं दिया। खूनी चला गया तो जर्मन जर्नैल ने शब ख्वाबी के कमरे में जाकर अर्जेंटीना में वायरलेस करना शुरू कर दिया। अभी उसे सिग्नल नहीं मिल रहा था कि अचानक क्या देखता है कि उसके सामने नाग खड़ा है। जर्नैल तो भनचक्का होकर रह गया। उसे जादू के सारे किस्से याद आने लगे। उसने दराज में से पिस्तौल निकालने की कोशिश की ही थी कि नाग ने अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर उसका रुख जर्नैल की तरफ कर दिया। हाथ बाहर खींच लो, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। जर्नैल ने हाथ बाहर निकाल लिया और नाग से कहा, तुम क्या चाहते हो? जो तुम मुझसे चाहते हो। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? हाँ, इसलिए कि तुम मुझे हलाक करवाने की कोशिशें कर रहे हो। तुम मेरे दुश्मन हो, हमारी कौम के दुश्मन हो। तुमने हमारे खजाने, कौमी खजाने में चोरी की है। मैं तो अगर चाहूँ तो तुम्हारा सारा खजाना अपने कब्जे में कर सकता हूँ। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा करके रहूंगा। नाग हंसा। मैं जानता हूँ तुमने एक और खूनी को मेरे कत्ल पर लगा दिया है, मगर याद रखो उसका भी वही हशर होगा जो तुम्हारे पहले आदमी चंगेज का हुआ है। उसके बाद तुम्हारी बारी आएगी। इतना कहकर नाग गायब हो गया और एक सांप बनकर जर्मन जर्नैल की गर्दन से लिपट गया। जर्नैल पर लर्जा तारी हो गया। सांप ने बड़े सुकून के साथ उसकी गर्दन पर डस दिया। उसके साथ ही जर्मन जर्नैल का गला बंद हो गया। हाथ पैर से जान निकलने लगी और वो धड़ाम से कुर्सी पर से गिर पड़ा। नाग कमरे से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने देखा कि एक कार गैराज में खड़ी थी। नाग इंसान की शक्ल में आ गया। उसने गैराज में से कार निकाली और उसे स्टार्ट करके शहर की तरफ रवाना हो गया। उसने जर्मन लीडर को हलाक कर दिया था। अब वो उस खूनी की तलाश में था जो नाग की तलाश में होटल एहराम पहुंच चुका था। होटल एहराम के बाहर जाकर नाग ने कार एक तरफ खड़ी कर दी और सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में आ गया। उसने खाना खाया और बिस्तर पर लेटकर किताब पढ़ने लगा। नाग को मालूम था कि खूनी नाम का एक और कातिल उसकी तलाश में है। नाग उसका इंतजार कर रहा था। उसने रोशनी बुझा दी और बिस्तर पर से उठकर सांप की शक्ल में दरवाजे के ऊपर दीवार से लगकर कातिल के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद दरवाजा किसी ने बाहर से खोला। फिर वही जर्नैल का भेजा हुआ खूनी हाथ में खंजर लिए अंदर आ गया। उसने टार्च रोशन करके कमरे में चारों तरफ देखा। बिस्तर खाली था। खूनी ने बत्ती जला दी। कमरा खाली था। सोचा नाग कहीं बाहर गया है, बस आ रहा होगा। उसने बत्ती फिर से बुझा दी और कोने में एक जगह छुपकर नाग का इंतजार करने लगा। नाग तो सांप बनकर दीवार के साथ चिपका हुआ था। सांप ने दीवार पर खिसकना शुरू कर दिया। रेंगता हुआ उस जगह आ गया जहां सतून के पीछे खूनी छुपा हुआ था। उसके हाथ में खंजर था। नाग को खतरा था कि अगर उसने खूनी पर छलांग लगा दी तो उस पर खंजर से वार कर सकेगा। बस नाग ने दूसरी तरफ रेंगना शुरू कर दिया। दूसरी बात यह थी कि नाग इस शख्स को अपने कमरे में हलाक नहीं करना चाहता था। वो उसे शहर से बाहर ले जाकर दरिया में गर्क करना चाहता था। चुनाचे नाग रेंगता हुआ दरवाजे तक आ गया। फिर उसने गहरा सांस लिया और एकदम से इंसान की शक्ल में आ गया। कोने में खड़े खड़े खूनी ने देखा कि नाग दरवाजे पर नमदार हुआ। उसने अंदर झांका और फिर बाहर निकल गया। खूनी जल्दी से नाग के पीछे पीछे लग गया। नाग तेजी से होटल से बाहर आ गया। उसने एक टैक्सी ली और उसमें सवार होकर आगे चल पड़ा। खूनी ने भी एक टैक्सी ली और नाग का ताक़ुब शुरू कर दिया। शहर से बाहर दरिया किनारे जाकर नाग ने टैक्सी छोड़ दी। खूनी ने भी, जो कि बहुत पीछे था, टैक्सी छोड़ दी। वो नाग का पीछा बराबर कर रहा था। नाग दरिया किनारे उगे हुए एक जगह सरकंडों में छुप गया। खूनी ने वहां पहुंचकर इधर उधर देखना शुरू कर दिया। इतने में उसे सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। खूनी ने मुड़कर सरकंडों में देखा तो उसका एक बार तो खून खुश्क हो गया। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसके सामने एक भयानक दांतों और लंबे अजदहा की तरह लहराती सूंड वाला हाथी खड़ा उसे कहर भरी नजरों से देख रहा था। खूनी के हाथ में खंजर था जो कांपने लगा और फिर जमीन पर गिर पड़ा। उसके साथ ही हाथी ने एक जबरदस्त चिंगाड़ मारी और खूनी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। खूनी पीछे हटा। हाथी उसके सर पर आ गया। हाथी ने अपनी सूंड आगे बढ़ाई और खूनी को सूंड में लपेटकर ऊपर उठा लिया। हाथी उसे लेकर दरिया किनारे आ गया। खूनी ने सूंड से निकलने की बड़ी कोशिश की, लेकिन गिरफ्त इस कदर मजबूत थी कि उसमें से आज़ाद होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हाथी ने सूंड को पानी में डुबो दिया और एक गौता देकर बाहर निकाल लिया। खूनी जोर जोर से छींकने लगा। पानी उसके फेफड़ों में दाखिल हो गया था। दूसरे गौते में वो अधमुआ सा हो गया। नाग ने उसे जमीन पर लिटा दिया और खुद हाथी से फिर इंसान की शक्ल में आ गया। खूनी ने जब एक हाथी को इंसान बनते देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इस किस्म का तमाशा और जादू उसने सारी जिंदगी नहीं देखा था। नाग ने कहा, तुम मुझे मारने आए थे ना? खूनी चुप रहा। वो आंखें फाड़े नाग को तक रहा था। नाग ने फिर कहा, अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। क्या ख्याल है? क्या तुम मुझे बताओगे कि तुमने अब तक कितने आदमियों को कत्ल किया है? खूनी की जुबान नहीं हिल रही थी। खौफ के मारे उसकी जुबान पत्थर की बन गई थी। नाग ने उसकी गर्दन पर हाथ रखकर कहा, क्या तुम जवाब नहीं दोगे? तुमने कितने इंसानों का खून किया है? खूनी बोला, 15। मैं 15 इंसानों को कत्ल कर चुका हूँ। बहुत खूब। आज मैं उन 15 बेबस इंसानों के खून का तुमसे बदला लेने यहाँ आया हूँ और तुम्हें भी यहाँ लाया हूँ। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे? नाग ने कहा, क्या तुमने उन 15 में से किसी एक को माफ़ किया था जिनको तुम हिला कर चुके हो? नहीं। तो फिर तुम्हारा अंजाम भी वही होना चाहिए जो मैं चाहता हूँ। नाग बातें कर रहा था और खूनी वहाँ से फरार होने की तरकीब पर गौर कर रहा था।
जो ही उसने नाग को बातों में मसरूफ पाया तो उसने एकदम से नाग को परे धक्का दिया और उठकर एक तरफ को भाग पड़ा। रात के अंधेरे में बहुत जल्दी गायब हो गया। नाग उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। वो तेजी से उठा और खूनी के पीछे भागा। काफी आगे आकर नाग ने देखा कि खूनी दूर दरिया किनारे बड़ी तेजी से भागा जा रहा था। नाग मुस्कुराया कि पागल को क्या मालूम कि मौत उसके सर पर उसके साथ साथ उड़ी चली जा रही है। नाग उसी वक्त एक अकाब बन गया और एक ही उड़ान में खूनी के सर पर पहुंच गया। उसने झपट कर खूनी के सर पर हमला किया और इतनी जोर से चोंच खूनी के सर पर मारी कि उसकी चीख निकल गई। अकाब ऊपर गया और गोता लगाकर जेट हवाई जहाज की तरह नाग पर हमलावर हुआ और इस बार फिर इतनी जोर से चोंच और पंजा मारा कि खूनी की खोपड़ी की खाल एक जगह से बालों समेत उतर गई। खूनी जख्मी होकर गिर पड़ा और अकाब ने उसे हलाक कर दिया। पहाड़ी के गार में दफनशुदा खजाने का वहां कोई मालिक नहीं था। जो मिस्री सिपाही वहां पहरा दे रहे थे उन्हें खजाने के बारे में कुछ मालूम नहीं था। जर्नैल जब वहां ना आया तो वो भी पहाड़ी गार का पहरा छोड़कर चले गए। उस खजाने का मालिक सिर्फ एक ही जर्नैल था जो अर्जेंटीना में बैठा था। उसका नाम गोम्स था। ये भी एक भगोड़ा जर्मन जर्नैल था। उसने कई रोज तक मिस्र में मुकीम जर्नैल को वायरलेस करने की कोशिश की मगर कोई जवाब न मिला। वो समझ गया कि उसे कोई हादसा पेश आ गया होगा। चुनाचे जर्नैल गोम्स ने खुद मिस्र आकर तहकीक करने का फैसला किया। वो चूंकि भगोड़ा था और उसे गिरफ्तारी का डर था, इसलिए उस जर्नैल गोम्स ने एक अरब ताजर का लिबास पहना, दाढ़ी बढ़ाई और कुछ तिजारत का सामान लेकर काहिरा पहुंच गया। वो एक होटल में ठहरा और रात को जर्नैल की कोठी पर गया। यहाँ कोठी खाली पड़ी थी और जर्नैल गायब था। सामान पर गर्द पड़ी थी। कुछ सामान लोग लूट कर ले गए थे। जर्नैल गोम्स समझ गया कि जर्नैल को किसी ने मार डाला है। वो अक्लमंद था, उसकी कोठी में रहने की गलती नहीं कर सकता था। चुनाचे उसने होटल से निकलकर शहर के दूसरे किनारे पर एक मकान किराए पर ले लिया और वहां रहने लगा। अब उसने अपने साथी जर्नैल की खोज का काम छोड़कर खजाने के मुआयने का फैसला किया। वो एक रात जब अंधेरा चारों तरफ फैल गया तो टार्च लेकर अपनी स्याह रंग की जीप में सवार होकर घर से निकला और सीधा खजाने की पहाड़ी पर आ गया। उसे खजाने के नक्शे का सारा इल्म था। उसने पिस्तौल जेब से निकालकर हाथ में थाम लिया, इस ख्याल से कि जिन लोगों ने उसके साथी जर्नैल को हलाक किया है कहीं उन्होंने खजाने पर कब्जा भी न कर लिया हो। वो गार में उतर गया और सीधा सीढ़ियां तय करता तहखाने में उस चबूतरे के सामने आकर रुक गया जिसके नीचे खजाना दफन था। गोम्स ने जेब से एक ऐसा छोटा सा आला निकाला जो जमीन के अंदर गड़े हुए खजाने का पता बता देता था। गोम्स ने आले को जमीन के साथ लगाया तो सुई ने हरकत शुरू कर दी। जर्नैल गोम्स के चेहरे पर मुसरत की लहर दौड़ गई। जमीन के अंदर खजाना मौजूद था। गोम्स ने जमीन को चारों तरफ से अच्छी तरह देखा। वहां किसी किस्म की खुदाई के आसार नहीं थे। इसका मतलब ये था कि खजाने को किसी ने भी खोदने की कोशिश नहीं की थी। तो फिर उसके साथी को क्यों हलाक कर दिया गया था? शायद डाकू ने उसके घर पर डाका डाला हो, जर्नैल ने गोली चला दी हो और डाकू ने उसे मार डाला हो। बहरहाल वो गार से खुश खुश बाहर निकला कि जर्मनी का नहायत कीमती करोड़ों रुपए का नायाब खजाना महफूज था। कोठी में आकर उसने इत्मीनान का सांस लिया और तिजारती सामान फरोख्त करके वापस जाने की तैयारी करने लगा। खजाने का नक्शा उसने अपने टची केस में रख लिया था। आधी रात को ऐसा हुआ कि उसके मकान में एक चोर दाखिल हुआ। वो दबे पांव कमरे में आकर कीमती चीजें तलाश करने लगा। उसको और तो कुछ न मिला। मेज के नीचे जर्नैल गोम्स का टची केस पड़ा था। चोर ने उसे उठाया और मकान से बाहर निकलकर भाग गया। घर जाकर चोर ने टची केस खोलकर उसकी तलाशी ली तो अंदर कुछ रुपए, कुछ कागजात और एक चमड़े की जिल्द वाला नक्शा निकल आया। चोर को सख्त नाउमीदी हुई कि इतनी मेहनत भी की और सिवाय चंद रुपयों के कुछ हाथ ना आया। चमड़े की जिल्द वाले नक्शे को वो गौर से देखने लगा कि ये किस चीज़ का नक्शा है। पहले तो उसे यूं लगा जैसे किसी ज़मीन का नक्शा है, फिर गौर किया तो ऐसे लगा जैसे किसी जगह कानों की तलाश के लिए नक्शा बनाया गया है। चोर की समझ में कुछ ना आया। उसने अगले दिन अपने एक साथी को वो नक्शा दिखाया। उसका साथी भी चोर था और कई बार जेल जा चुका था। ये चोर सियाना था। उसने नक्शा देखा तो समझ गया कि मामला किसी खुफिया खजाने का है। अपने दोस्त से बोला, यार ये तो किसी पुरानी ज़मीन का नक्शा है जहाँ कभी किसी ने बकरियों का बाड़ा बनाने की कोशिश की थी। ये तो बेकार शय है। पहला चोर बोला, मेरा भी यही ख्याल था। दूसरा चोर नक्शा जेब में डालकर घर आ गया। घर आते ही उसने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और मोमबत्ती जलाकर नक्शे पर गौर करना शुरू कर दिया। जो वो गौर करता जाता था नक्शे की गुत्थियाँ सुलझती जा रही थी। उसको मालूम हुआ कि नक्शे पर एक सहरा दिखाया गया है। एक दरिया भी साथ ही है। दरिया के किनारे किनारे आगे जाकर एक रास्ता सहरा में चला गया है। फिर कोई पहाड़ी का निशान बना था। उस पहाड़ी पर तीर की शक्ल बनाकर एक गार की तरफ इशारा किया गया था। उसके आगे एक चौकोर पत्थर बना था। चोर आधी रात तक गौर करता रहा। आखिर वो उस नतीजे पर पहुंचा कि यह दरिया मिस्र का नील दरिया है। उस दरिया के साथ साथ आगे चलकर एक रास्ता मगरिब को सहरा में जाता है। उस सहरा में एक पहाड़ी है, बस वहां तक पहुंचना चाहिए। दूसरे रोज चोर ने नक्शा लिया और खामोशी से दरिया किनारे आ गया। यहाँ वो किनारे किनारे चलता चला गया। काफी दूर जाकर उसने देखा कि एक रास्ता बाईं तरफ सहरा की जानिब घूम गया है। चोर ने उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। आसमान पर बादल थे,
جس کی وجہ سے فضا میں گرمی نہیں تھی مگر ہبس بہت تھا۔ چور اسی علاقے کا رہنے والا تھا۔ وہ گدھے پر سوار تھا اور گدھے کو صحرا میں ہنکائے لیے جا رہا تھا۔ جو ہی وہ ریت کے ایک ٹیلے سے آگے آیا، اس کے سامنے ایک چھوٹی سی پتھریلی پہاڑی کھڑی تھی۔ چور نے نقشہ نکال کر دیکھا، بالکل نقشے والی پہاڑی تھی اور نقشے پر بھی یہی پہاڑی دکھائی گئی تھی۔ چور کا دل خوشی سے دھڑکنے لگا۔ اگر تو یہاں کوئی خزانہ دفن ہے تو میں دنیا کا امیر ترین اور خوش قسمت ترین انسان بننے والا ہوں، چور نے سوچا۔ اس نے ٹھیک سوچا تھا کیونکہ نقشے کے مطابق وہ ٹھیک جگہ پر پہنچ گیا تھا۔ اب اس نے ٹیلے کے ارد گرد کا ایک چکر لگایا، یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ جس جگہ نقشے میں تیر کا نشان لگایا گیا ہے وہ جگہ کہاں پر ہے۔ آخر اسے وہ جگہ مل گئی۔ پہاڑی کے دامن میں جھاڑیوں میں سے ایک جانور پھڑپھڑا کر اڑا۔ چور نے اس کی طرف دیکھا تو اسے زمین پر سگریٹ کے بجھے ہوئے ٹکڑے نظر آئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں کوئی انسان بیٹھا تھا۔ اس نے سگریٹ پی کر اسے وہاں بجھایا تھا۔ چور نے اسی جگہ غار کے دروازے کی تلاش شروع کر دی۔ آخر کار وہ کامیاب ہو گیا۔ بائیں طرف پتھروں کے بیچ جھاڑیوں کے درمیان ایک چھوٹا سا سوراخ تھا جس کو ایک پتھر سے بند کر دیا گیا تھا۔ چور نے اس پتھر کو اٹھایا تو دوسرے پتھر بھی گر پڑے۔ اب وہاں ایک چھوٹا سا دروازہ بن گیا تھا۔ چور نے اندر ٹارچ کی روشنی کی تو ایک تنگ سا راستہ نظر آیا جو آگے جا کر دائیں طرف گھوم گیا تھا۔ چور کو یقین ہو گیا کہ یہی وہ راستہ ہے جو خزانے تک جاتا ہے۔ وہ سوراخ کے ذریعے غار کے اندر داخل ہو گیا۔ ٹارچ کی روشنی میں وہ آگے ہی آگے بڑھتا چلا گیا۔ دائیں طرف گھوما تو اچانک ایک جگہ سیڑھی ملی جو نیچے جاتی تھی۔ یہاں چھت زیادہ اونچی نہیں تھی۔ چور کچھ گھبرایا بھی مگر پھر خزانے کے شوق میں سیڑھی اتر گیا۔ نیچے ایک دالان سا آ گیا جس کی چھت اونچی تھی، دیواریں تنگ تھیں اور درمیان میں ایک چبوترے پر ممی کا تابوت پڑا تھا۔ چور ڈر کر دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ خدا جانے ممی کے تابوت میں لاش نہ جاگ پڑے۔ اس نے سن رکھا تھا کہ اس قسم کے حرام میں ممی کی روحیں گھوما کرتی ہیں اور آدھی رات کو بھی ممی بھی تابوت سے نکل کر سیر کرنے جاتی ہے۔ اس نے ٹارچ کی روشنی میں تابوت کو اور اس کے چبوترے کو غور سے دیکھا۔ یہ کوئی زیادہ پرانا تابوت نہیں لگتا تھا۔ چور نے نقشے پر روشنی ڈالی تو نقشے میں تیر کے نشان پر یہی چبوترا چوکور پتھر کی شکل میں دکھایا گیا تھا۔ اس کا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ ضرور خزانہ اسی چبوترے کے نیچے دفن ہوگا۔ چور نے سوچا کہ اسے کھدائی کا سامان ساتھ لے کر آنا چاہیے تھا۔ بس وہ جلدی سے غار سے باہر نکل آیا۔ باہر آ کر اس نے غار کا منہ پتھروں اور جھاڑیوں سے اس طرح بند کیا کہ دیکھنے پر کسی کو شبہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہاں کوئی غار ہے۔ چور واپس شہر آیا۔ اس نے ایک کدال خریدی۔ رات کو جب چاروں طرف اندھیرا چھا گیا تو وہ گدھے پر بیٹھا، کدال اور بوری اس پر لادی اور تاروں کی ہلکی ہلکی روشنی میں صحرا میں پہاڑی کی طرف روانہ ہو گیا۔ کوئی گھنٹے کے بعد وہ پہاڑی کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے گدھے کو ایک طرف جھاڑیوں میں باندھا، کدال اور بوری اٹھائی اور غار میں داخل ہو گیا۔ یہاں بہت ہی اندھیرا تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں بہت جلد ممی کے تابوت والے چبوترے پر پہنچ گیا۔ اب مرحلہ کھدائی کا تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہاں کوئی بہت بڑا ہی قیمتی خزانہ دفن ہے جس کا خاص طور پر نقشہ بنایا گیا تھا۔ اگر خزانہ دفن نہ ہوتا تو نقشہ بنانے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ چور نے تابوت کو بڑی مشکل سے اتار کر فرش پر رکھ دیا۔ اس نے تابوت کو کھولا تو اس کے اندر لاش کے بجائے پتھر اور ریت بھری ہوئی تھی۔ سمجھ گیا کہ خزانہ دفن کرنے والوں نے دھوکہ دینے کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ اس کا حوصلہ بڑھ گیا۔ لاش تابوت میں نہیں تھی۔ لاش کا خوف بھی اس کے دل سے نکل گیا۔ اس نے چبوترے کے پتھر کی دیوار کے ساتھ ہی کدال چلا کر زمین کھودنی شروع کر دی۔ وہاں زمین نرم اور ریتلی تھی۔ ایک گھنٹے کی محنت سے وہ پسینے میں شرابور ہو گیا، لیکن اس نے کافی زمین کھودی تھی۔ وہ گڑھے میں اتر گیا تھا۔ اب وہ اس قدر تھک گیا تھا کہ اس نے کام دوسری رات کے لیے ملتوی کر دیا۔ وہ غار سے باہر نکل آیا۔ اس نے غار کے منہ کو جھاڑیوں اور پتھروں سے بند کیا اور گدھے پر بیٹھ کر واپس گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر آدھی رات کو جرمن جرنیل گومز خزانے کے معائنے کے لیے گھر سے نکلا، جیپ میں سوار ہوا اور سیدھا پہاڑی کے دامن میں پہنچ گیا۔ جیپ کھڑی کر کے وہ غار میں داخل ہو گیا۔ اسے ان سارے راستوں کا پتہ تھا۔ وہ جب سیڑھیاں اتر کر تہخانے میں آیا اور ٹارچ کی روشنی ڈالی تو یہ دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا کہ ممی کا تابوت چبوترے سے نیچے پڑا تھا اور گڑھا کھدا ہوا تھا۔ وہ لپک کر گڑھے کے پاس گیا۔ گڑھا کافی گہرا تھا۔ جرنیل کو یقین ہو گیا کہ ڈاکو خزانہ لے گئے ہیں۔ اس نے خنجر نکال کر زمین کھودنی شروع کر دی۔ وہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ خزانہ چوری تو نہیں ہوا۔ جرمن جرنیل گومز کا خنجر کسی صندوق سے ٹکرایا۔ اس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ خزانہ زمین کے اندر ہی تھا۔ تھوڑی سی مٹی ہٹانے پر نیچے سے صندوق نکل آیا۔ اس قسم کے کتنے ہی صندوق اس نے خود اپنے سامنے اس زمین میں دفن کرائے تھے۔ جرنیل نے صندوق کا ڈھکنا کھولا تو اچانک اسے پھنکار کی آواز سنائی دی۔ وہ پیچھے ہٹا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک سفید کلی والا سانپ پھن پھیلائے لہرا رہا تھا۔ جرنیل کا دم خشک ہو گیا تھا، مگر آخر جرنیل تھا، جنگ میں بڑے بڑے بہادروں کے کام کر چکا تھا۔ اس نے آنکھیں سانپ کی آنکھوں میں ڈالے رکھی اور آہستہ آہستہ جیب سے پستول بھی نکالنے لگا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ موت بالکل اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ آخر وہ جیب سے پستول نکالنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ یہ پستول چھوٹا تھا۔ جرنیل کا نشانہ بہت اچھا تھا۔ اس نے ہاتھ اوپر اٹھائے بغیر جیب کے پاس ہی پستول کا رخ سانپ کے سر کی طرف کیا، نشانہ باندھا
आंखें सांप की आंखों में डाले रखी और ट्रिगर दबा दिया। एक धमाका हुआ। गोली पिस्तौल से निकलकर सीधी सांप के सर को लगी और उसकी गर्दन और फन के पुर्जे उड़ गए। सांप मर गया। जर्नैल ने सबसे पहला काम यह किया कि इत्मीनान का सांस भरकर माथे का पसीना पोंछा। फिर उसने खजाने के जवाहरात को हाथ में लेकर देखा। उसे यूं लगा जैसे किसी ने ऊपर से कुछ जवाहरात उड़ा लिए हैं। फिर सोचा अगर कोई डाकू यहाँ तक आता तो उसे चंद एक जवाहरात ले जाने की क्या जरूरत थी। वो कम से कम आधा संदूक तो जरूर भर कर ले जाता। जर्नैल ने संदूक का ढकना बंद किया। गड्ढे से बाहर निकलकर उसमें मिट्टी डालनी शुरू कर दी। उसने यही सोचा कि डाकू आया होगा, जमीन खोदकर अगले रोज आने के लिए चला गया होगा। बहरहाल अब जर्नैल को चौकस रहने की जरूरत थी। मुझे उस पर पहरा देना होगा, देखना होगा कि ये डाकू कौन है जो आधी जमीन खोदकर चला गया। दिन निकल रहा था कि जर्नैल गार का मुंह ढांपकर वापस अपनी कोठी पर आ गया। आते ही उसने एक हट्टे कट्टे हबशी को बुलाकर उसकी ड्यूटी लगाई कि वो रात को गार के दरवाजे पर जाकर पहरा दे। जर्नैल ने उसको पिस्तौल और गोलियां देकर कहा, अगर तुम सिवाय मेरे किसी और को गार में दाखिल होते पाओ तो उसी वक्त गोली चला देना। खबरदार कोई शख्स भी अंदर जाने की कोशिश ना करे। उस गार में मेरे माँ बाप की कब्रें हैं। मेरा एक दुश्मन उन कब्रों को खोदकर मेरे माँ बाप की लाशें उठाकर ले जाने की कोशिश में है। हबशी ने कहा, मैं उस शख्स का कचूमर निकाल दूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। जब तक मैं उस गार के बाहर पहरा दे रहा हूँ कोई शख्स अंदर दाखिल ना हो सकेगा। अगर किसी ने कोशिश भी की तो मैं उसे गोली मार दूंगा। ऐसा ही करना। अब तुम जल्दी से वहां जाओ और गार के ऊपर किसी जगह अपने लिए जगह बना लो और पहरा देना शुरू कर दो। हबशी उसी वक्त चला गया। उसने पहाड़ी के ऊपर एक जगह पत्थरों को चुनकर अपने लिए एक मोर्चा सा बना लिया और उसके अंदर छुपकर बैठ गया। एक सुराख उसमें रखा था जहां से वो बाहर का सारा मंजर देख सकता था। जर्नैल ने उसे खाने पीने की हर शय साथ कर दी थी और कहा था कि उसे वहां दुनिया की हर नेमत बाकायदा पहुंचती रहेगी। दूसरा तरफ दिन गुजारने के बाद जब रात आई तो चोर ने भी गार की तरफ चलने की तैयारी शुरू कर दी। आज उसने भी अपना नया पिस्तौल जो उसने छावनी के एक फौजी अफसर का चुराया था भरा, गधे पर थैला लादा और पानी की छागल साथ रखकर उस पर सवार होकर पहाड़ी की तरफ रवाना हो गया। सहरा में रात का सन्नाटा फैला हुआ था। आसमान पर सितारे मोतियों की तरह चमक रहे थे। वो गधे पर सवार टीलों की तरफ से होकर जा रहा था। दिल में बड़ा खुश था कि आज उसे खजाना मिल जाएगा और वह दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन जाएगा। फिर वो चोरी छोड़ देगा और बहुत सी ज़मीन खरीदकर एक महल बनाएगा और उसमें बादशाहों की तरह बाकी ज़िंदगी बसर करेगा। वो बड़ा खुश था। अभी वो पहाड़ी से दूर ही था कि एक टीले की ओट में रुक गया। चूंकि वो चोर था इसलिए ये उसकी आदत थी कि जिस जगह भी चोरी करने जाता वहाँ पहले किसी बहाने ये मालूम कर लेता कि घर के बाहर कोई चौकीदार तो पहरा नहीं दे रहा। चुनाचे यहाँ पहुँचकर भी उसे यही ख्याल आया। उसने ऐसा किया कि खुद तो टीले की ओट में चुपकर बैठ गया और गधे को गार के दरवाजे की तरफ धकेल दिया। गधा सीधा पहाड़ के दामन में पहुंच गया। वहां सिर्फ उस जगह घास और झाड़ियां थी जहां गार का दरवाजा था। गधा वहां आ गया और झाड़ियों में मुंह मारने लगा। हबशी पहरेदार ऊपर पत्थरों में मोर्चा बनाकर बैठा हुआ था। उसने जो एक लावारिस गधे को झाड़ियों में चढ़ते देखा तो यूं ही उससे खेलने के लिए नीचे उतर आया और उसके सर पर हाथ फेरने लगा। चोर ने दूर से जो एक हट्टे कट्टे हबशी को देखा कि पहाड़ी के ऊपर से उतरकर नीचे आया तो बड़ा हैरान हुआ कि ये शख्स कहाँ से आ गया। फौरन ख्याल आया कि ज़रूर खजाने वालों ने पहरेदार बिठा रखा है। अपनी अक्लमंदी पर खुश हुआ। अगर वो पहले गधे को आगे ना भेजता तो हबशी से उसकी ज़रूर मुठभेड़ हो जाती। अब क्या करना चाहिए। इतने में हबशी ने यूं ही खेल खेल में ही खुशी में आकर हवा में फायर कर दिया। फायर की आवाज़ पर चोर भी चौकन्ना हो गया और गधा भी बिदक कर वहाँ से भागा और सीधा उस टीले की ओट में आ गया जहाँ उसका मालिक यानी चोर छुपा हुआ था। चोर ने भी पिस्तौल निकाल लिया कि अगर वो हबशी इधर आएगा तो वो उसे गोली से उड़ा देगा। अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि यह हबशी पहरेदार ही है जिसे खजाने की हिफाजत के लिए रखा गया है। खजाने के मालिक ने उसका खुदा हुआ गड़ा ज़रूर देख लिया है और उसे पता चल गया है कि किसी शख्स ने खजाने को चुराने की कोशिश की है। चोर होशियार होकर बैठ गया मगर हबशी टीले की तरफ गधे के पीछे ना आया। रात गुजरती जा रही थी। चोर ने सोचा कि अब क्या किया जाए। ये कमबख्त हबशी तो बराबर पिस्तौल लिए पहरा दे रहा है। अगर सामने से उसने गार में दाखिल होने की कोशिश की तो वो गोली से उसे हलाक कर देगा। फिर क्या किया जाए। आखिर चोर इसी फैसले पर पहुंचा कि पहले उस हबशी को हलाक करना होगा क्योंकि वही खजाने की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। चोर सोचने लगा कि वो किस तरफ से जाकर हमला करे। उसने देखा कि अगर वो रेत के टीलों के पीछे से होकर पहाड़ी के अकब में आ जाए तो ऊपर चढ़कर हमला कर सकता है। चोर ने वहां से खिसकना शुरू कर दिया। वो टीलों के अकब से होकर रेत पर झुककर चलता हुआ पहाड़ी के पीछे आ गया। पहाड़ी खुश्क पथरीली थी। वो पहाड़ी पर चढ़ने लगा। ऊपर आकर उसने झुक कर देखा सामने चोटी के परले किनारे पर एक मोर्चा सा बना हुआ था। यही उस हबशी का मोर्चा था। चोर ने पिस्तौल निकालकर हाथ में ले लिया और पहाड़ी पर सांप की तरह रेंगता हुआ मोर्चे की तरफ चला। अंधेरे की वजह से उसे फायदा हो रहा था। वैसे भी वो चोर था।
उसे इस किस्म की वारदातों का तजुर्बा था। रेंगता हुआ मोर्चे के करीब आ गया। वहां गहरी खामोशी थी। टीले की तरफ से गधे के जोर जोर से रेंकने की आवाज आई। इस आवाज के साथ ही हबशी ने मोर्चे में से निकलकर टीले की तरफ देखा कि जहां गधा बोल रहा है कहीं उधर कोई आदमी तो नहीं आ गया। उसने मोर्चे में से आधा धड़ बाहर निकाला हुआ था। चोर के लिए यही मौका बड़ा मौजू था। उसने अंधेरे में ही निशाना बांधा और गोली चला दी। धाए की आवाज के साथ ही सहरा गूंज उठा। गोली मोर्चे के पत्थरों से टकरा गई। हबशी एकदम से मोर्चे में छुप गया। अब वो भी खबरदार हो गया। समझ गया कि दुश्मन सर पर आन पहुंचा है। ये गधा यूं ही वहां नहीं आया था। उसके साथ कोई दुश्मन था जो जरनैल के माँ बाप की लाशें निकालने वहां आया था। हबशी ने सोचा और मोर्चे में से घूमकर पीछे पहाड़ी की चोटी पर देखा। यहाँ उसे कुछ भी नजर न आया। चोर तो जमीन के साथ चिमटा हुआ था। कुछ देर खामोशी छाई रही। इसी दौरान में चोर रेंगता हुआ मोर्चे की दूसरी जानिब आ गया था। वो मोर्चे के बिल्कुल करीब पहुंच गया। उसे हबशी का सर एक बार फिर दिखाई दिया जो जल्दी से नीचे हो गया। चोर जरा आगे रेंगता गया। अब वो पत्थरों की दीवार की ओट में था। उस वक्त अगर हबशी उठकर फायर करता तो चोर कुछ भी नहीं कर सकता था। वक्त बड़ा नाजुक था। चोर को जो कुछ करना था उसी वक्त कर लेना चाहिए था। अब उसे जुर्रत से काम लेना चाहिए था। यही एक सुनहरी मौका था। बस चोर ने पिस्तौल को हाथ में अच्छी तरह दबाया और उठकर मोर्चे की दीवार के ऊपर आ गया। उसके उठने से एक पत्थर लुढ़कता हुआ नीचे गिरा। उसके शोर की वजह से हबशी ने ऊपर दिखा और गोली चला दी। उसे चोर नजर आ गया था। चोर ने भी ऊपर तले 6-7 फायर कर दिए। अब हबशी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि वो मोर्चे के अंदर बैठा था और बाहर निकलकर भाग नहीं सकता था। चोर के लिए वो बड़ा आसान शिकार था। 6 की 6 गोलियां हबशी के जिस्म से पार हो गईं। वो मोर्चे के अंदर ही टेढ़ा मेढ़ा होकर पड़ गया और 2-3 सांस लेने के बाद मर गया। जब चोर को यकीन हो गया कि हबशी पहरेदार खत्म हो गया है तो उसने मोर्चे में दाखिल होकर हबशी की तलाशी ली। उसकी जेब में गोलियों से भरा हुआ डिब्बा था। पिस्तौल उसके हाथ में पकड़ा रह गया था। चोर ने उसके पिस्तौल को भरकर अपनी जेब में रख लिया और थर्मस से पानी पीकर पहाड़ी से नीचे उतर आया। वो भागकर टीले की तरफ गया। उसका गधा एक जगह खड़ा हैरानी से सहरा की रेत में इधर उधर देख रहा था। चोर उसे हाँक कर गार के दरवाजे पर ले आया। उसने गधे को झाड़ियों में बांधा और खुद गार के अंदर चला गया। तहखाने में जाकर देखा कि गड़ा मट्टी से दोबारा भर दिया गया था। सारी बात समझ गया कि खजाने का मालिक आया होगा। उसने गड़ा खुदा देखा होगा और फिर उसे दोबारा भरवा कर एक हबशी पहरेदार को बाहर खड़ा कर दिया कि अब अगर कोई शख्स खजाना चुराने आए तो उसे हलाक कर दिया जाए। लेकिन बदकिस्मती से वो खुद ही हलाक हो गया। मुसीबत यह थी कि आज चोर कुदाल साथ नहीं लाया था। उसे तो ये मालूम था कि गड़ा खुदा हुआ होगा। अब क्या किया जाए, जमीन किस तरह से खोदी जाए। उसने हाथों से मट्टी खोदने की कोशिश की मगर थोड़ी देर बाद ही उसके हाथ थक गए, उंगलियां शल हो गईं और मट्टी भी बहुत थोड़ी खुदी। अब एक ही इलाज रह गया था कि वो शहर जाए, घर से फावड़ा और कुदाल लाए और ज़मीन को फिर से खोदे। चोर जल्दी से गार से बाहर निकल आया। उसने गधे को खोला, उस पर बैठा और उसे दौड़ाता हुआ शहर की तरफ रवाना हो गया। मगर गधा आखिर कितनी तेज़ भाग सकता था। शहर आते आते काफ़ी रात गुजर गई और जब वो कुदाल और फावड़ा लेकर बाहर निकला तो सूरज की रोशनी फैल चुकी थी। दिन के वक्त वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं, चोर ने सोचा, क्योंकि उसे यकीन था कि जिस शख्स ने एक हबशी को वहाँ पहरे पर बिठाया है वो ज़रूर उसकी खैरियत मालूम करने दिन के वक्त वहाँ आएगा। तो फिर क्या किया जाए? यही हो सकता था कि एक बार फिर रात पड़ने का इंतज़ार किया जाए। उधर जरनैल ने भी दिन के 12 बजे के करीब जीप पकड़ी और अरब ताजर के लिबास में पहाड़ी की तरफ निकल आया, ये मालूम करने के लिए कि खजाने की पहाड़ी पर रात क्या गुजरी। क्या डाकू खजाना चुराने आए? क्या उन्होंने तो आधा खजाना खोद रखा था? जरनैल ने पहाड़ी के पीछे जीप खड़ी की और चलता हुआ पहाड़ी के पास आ गया। अब वो पहाड़ी पर चढ़ने लगा। चढ़ाई बड़ी मामूली थी, पहाड़ी भी ज्यादा ऊंची नहीं थी। उसे बड़ा ताज्जुब था कि उसकी जीप की आवाज़ पर भी हबशी मोर्चे से बाहर नहीं निकला। उसने हबशी को आवाज़ दी, उसकी आवाज़ से पर भी कोई जवाब ना आया। अब उसका माथा ठनका कि कोई बात ज़रूर है, आखिर ये जवाब क्यों नहीं दे रहा। उसने अपना पिस्तौल निकाल लिया और झुककर मोर्चे की तरफ चलने लगा। उसे जंग का ज़माना याद आ गया जब वो दुश्मन के मोर्चे की तरफ हमला करने जाया करता था। मोर्चे के करीब जाकर वो पत्थरों पर लेट गया। अब वो थोड़ा थोड़ा आगे रेंगने लगा। दोपहर की रोशनी में उसे मोर्चा साफ नजर आ रहा था। वहाँ कोई भी नहीं था। उसने आहिस्ता से एक बार फिर हबशी को आवाज़ दी, कोई जवाब नहीं आया। समझ गया कि बदबख्त हबशी शहर चला गया है। वो उठकर खड़ा हो गया और मोर्चे में आकर झांका। जो ही उसकी नज़र मोर्चे के अंदर पड़ी वो धक से रह गया। अंदर पत्थरों में हबशी की मुड़ी हुई लाश पड़ी थी। जरनैल ने जल्दी से मोर्चे में उतरकर हबशी की लाश को देखा। उसके जिस्म पर गोलियों के 6 निशान थे। उसकी खोपड़ी से भी एक गोली गुजर गई थी। दुश्मन ने उस पर हमला कर दिया था। जरनैल ने देखा कि हबशी का पिस्तौल और गोलियां भी गायब थीं। उसका मतलब ये था कि डाकू उसकी पिस्तौल भी ले गए थे। अब उसे खजाने की फिक्र हुई कि अगर डाकू ने खजाने के पहरेदार को हलाक किया है तो वो खजाने को भी ज़रूर ले गए होंगे। वो बड़ी तेज़ी से पहाड़ी से नीचे उतर आया। गार में दाखिल होकर भागकर तहखाने में पहुंचा। टार्च रोशन की तो उसकी जान में जान आई।
खजाने का चबूतरा वैसे ही था, मम्मी का ताबूत भी वैसे ही था, और जमीन किसी ने थोड़ी सी खोद कर छोड़ दी थी। जर्नैल ने टार्च की रोशनी में जमीन पर पांव के निशान देखे। ये निशान बाहर से अंदर आ रहे थे, चबूतरे के पास आकर रुक गए थे, दाएं बाएं घूमने के निशान थे, फिर यही निशान वापस चले गए थे। इसका साफ मतलब ये था कि डाकू ज्यादा नहीं है, वो कोई एक शख्स है। उसने हबशी को हिलाक किया, नीचे आया, जमीन को जरा सा खोदने की कोशिश की और फिर नाकाम होकर वापस चला गया। तो क्या वो फिर आएगा? वो जरूर आएगा। उसे मालूम हो चुका है कि यहाँ खजाना दफन है। जर्नैल ने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। जिस पहरेदार को उसने रखा था वो भी खत्म कर दिया गया है। डाकू कोई बड़ा मकार शख्स लगता है। क्या वो खुद वहां पहरा दे? ये भी वो नहीं कर सकता था। वो कब तक खुश्क और बंजर गर्म पहाड़ी पर पड़ा रहेगा? फिर क्या किया जाए? जर्नैल ने सोचा कि फौरन वापस चलकर किसी दूसरे पहरेदार का बंदोबस्त करना चाहिए। चुनाचे वो गार से बाहर निकला, जीप में बैठा और बड़ी तेजी से शहर की तरफ रवाना हो गया। शहर में उसी हबशी का एक दोस्त भी रहता था जो जर्नैल से मिल चुका था। उसका नाम हलाकू था। हलाकू बड़ा संगदिल और जालिम शख्स था। कत्ल के इल्जाम में 10 साल सजा भुगत चुका था। जर्नैल ने हलाकू को कोठी पर बुलवाया, उसकी बड़ी आओभगत की, उसे खूब गोश्त पुलाव खिलाया, उसे रुपए भी दिए और वही कहानी उसे सुनाई कि गार में उसकी माँ बाप की कब्रें हैं और उसके दुश्मन उन कब्रों को खोद कर लाशें निकाल ले जाने की कोशिश में हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाकर पहरा दो। हलाकू राजी हो गया। बस तुम आज शाम ही वहाँ चले जाना। पहाड़ी पर एक पत्थरों का पुराना मोर्चा बना हुआ है जो शायद जंग के ज़माने का है। तुमको वहाँ रहकर पहरा देना होगा, कोई भी गार के अंदर दाखिल ना होने पाए। तुम्हें वहाँ ज़रूरत की हर शय पहुँच जाया करेगी। उसके एवज में तुम्हें 100 रुपया रोज़ाना दिया करूँगा। जंग के ज़माने में यह बहुत बड़ी रकम थी। हलाकू राजी हो गया और शाम को पहाड़ी पर जाने के लिए कहकर चला गया। उसके जाते ही जर्नैल ने पहला काम ये किया कि जीप ले जाकर भागम भाग पहाड़ी पर पहुंचा। हबशी की लाश को मोर्चे से निकालकर एक जगह रेत खोदकर दफन किया। उसकी छागल और दूसरी चीज़ें जीप में रखीं और वापस अपनी कोठी आ गया। शाम हुई, फिर रात का अंधेरा फैला तो चोर ने सोचा कि गधे से काम नहीं चलेगा, किसी की जीप चुरानी चाहिए। ये सोचकर वो एक कोठी के सहन में गया। वहाँ एक जीप खड़ी थी। चोर ने जेब से नकली चाबी निकालकर जीप स्टार्ट की और उसे लेकर सीधा पहाड़ी की तरफ रवाना हो गया। कुदाल और बेलचा वो अपने साथ लाया था। रात के अंधेरे में सितारों की हल्की हल्की रोशनी थी। उस धुंधली रोशनी में वो आगे बढ़ता चला गया। आखिर पहाड़ी दिखाई देने लगी। उसने काफ़ी फासले पर एक जगह टीले की ओट में जीप खड़ी की और बेलचा कंधे पर डालकर टीलों के पीछे पीछे से होता हुआ पहाड़ी के अकब में आ गया। उसे मालूम था कि आज भी ऊपर मोर्चे पर कोई ना कोई पहरेदार ज़रूर मौजूद होगा, इसलिए वो बड़ा होशियार था और चारों तरफ से चौकस होकर चल रहा था। पिस्तौल उसने भी निकाल कर हाथ में ले रखा था। वो एक पेशावर और तजर्बाकार चोर था। वो किसी सूरत भी खजाने से महरूम नहीं होना चाहता था। वो हर कीमत पर खजाना हासिल करने का फैसला करके आया था, लेकिन खजाने तक पहुंचना मुश्किल भी हो गया था। इसमें अब जान का खतरा था। दुश्मन भी होशियार हो गया था। चोर जब पहाड़ी की दूसरी तरफ से ऊपर चढ़ा तो मोर्चे में बैठे हुए हलाकू को आहट सुनाई दी। वो चौकन्ना हो गया। उसने मोर्चे के सुराख में से पीछे की तरफ देखा। उसे रात के अंधेरे में एक साया रेंगता हुआ नजर आया। समझ गया कि डाकू आ गया है। उसने पिस्तौल निकालकर सुराख के साथ लगा दिया, फिर निशाना बांधकर गोली चला दी। हलाकू इतना अच्छा निशानेबाज नहीं था और फिर रात के अंधेरे में वो अच्छी तरह से निशाना भी ना बांध सका था। गोली चोर के सर के ऊपर से होकर निकल गई। चोर जमीन पर लेट गया। उसने फौरन पीछे खिसक कर अपना रास्ता तब्दील कर लिया। अब वो दूसरी तरफ से पहाड़ी पर चढ़ने लगा। मगरब की तरफ पहाड़ी के ऊपर कुछ बड़े बड़े पत्थर पड़े थे। चोर उन पत्थरों के पीछे होकर कदम कदम आगे बढ़ने लगा। उधर हलाकू मोर्चे में परेशान था कि डाकू कहाँ है, किधर चला गया और किस तरफ से हमला करेगा। उसे ये तो मालूम हो गया था कि डाकू आ गया है और वो होशियार है। चोर खिसकता खिसकता मोर्चे की मगरबी जानिब निकल आया। उस तरफ हलाकू की पीठ थी। चोर की सारी खूबी ये थी कि वो सांप की तरह रेंगता हुआ चला आ रहा था। उसके रेंगने की हल्की सी आहट भी सुनाई नहीं दे रही थी। वो रेंगते रेंगते आखिर मोर्चे के नज़दीक पहुंच गया। उसका दम फूल गया था। एक पल के लिए वो ज़मीन के साथ चिमटा पड़ा रहा और सांस ठीक करता रहा। जब वो ताज़ा दम हो गया तो उसने फिर रेंगना शुरू कर दिया। एक परिंदा उड़ता हुआ पहाड़ी के ऊपर से गुजर गया। उसकी हल्की सी आवाज़ फिजा में पैदा हुई। बदकिस्मती से हलाकू ने मोर्चे में से सर निकालकर परिंदे को देखने की कोशिश की। बस उसी लम्हे माहिर निशानाबाज चोर ने हलाकू के सर का निशाना लिया और फायर कर दिया। धमाके की आवाज़ आई और गोली हलाकू के सर को छेदती हुई आगे गुजर गई। वो खामोशी से मोर्चे में गिरा और ख़त्म हो गया। चोर कुछ देर इंतज़ार करता रहा कि शायद मोर्चे में कोई दूसरा शख्स भी बैठा हो और वो हमला करने के लिए बाहर निकले, मगर वहाँ तो कोई भी नहीं था। चोर ने उठकर मोर्चे का मुआयना किया। हलाकू की लाश मोर्चे में पत्थरों पर पड़ी थी। मोर्चे में उसके सिवा और कोई नहीं था। चोर ने चारों तरफ देखा, फिर पहाड़ी के नीचे नज़र डाली। किसी जगह भी कोई शख्स नहीं था। चोर पहाड़ी से नीचे उतरकर गार में दाखिल हो गया। उसने तहखाने में पहुंचकर जोर लगाकर ताबूत को नीचे उतारा और ज़मीन खोदनी शुरू कर दी। पहले खुदी हुई ज़मीन को खोदना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। ज़मीन में से मिट्टी बाहर फेंकने लगा।
काफी गहरा गड़ा हो गया तो नीचे से संदूक दिखाई दिया। चोर ने जल्दी से ढकना उठाया तो उसकी आंखें खीरा होकर रह गई। संदूक बड़े कीमती हीरे जवाहरात से लबालब भरा हुआ था। चोर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो नाचने लगा, फिर अपनी जगह अचानक रुक गया, पत्थर सा बन गया। उसे किसी चीज की फुनकार सुनाई दी थी। ये किसकी फुनकार थी? चोर ने आहिस्ता से गर्दन घुमाकर पीछे देखा। उसकी जान खुश्क हो गई। उसके पीछे एक स्याह और सब्ज रंग का सांप फन उठाए खड़ा उसे लाल लाल आंखों से घूर रहा था और बार बार अपनी 2 शाखों वाली जुबान बाहर निकाल रहा था। चोर के जिस्म में इतनी ताकत भी नहीं रही थी कि वो पिस्तौल जेब से निकालकर उस पर हमला करे। सांप ने फन उठा रखा था। उसका खौफनाक फन आगे पीछे झूल रहा था। चोर की आंखों में सांप ने आंखें डाल रखी थी। चोर ने आखिर अपने आप को संभाला और आहिस्ता आहिस्ता जेब की तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां ठंडे पिस्तौल से टकराईं। उसने बड़े सुकून के साथ मगर कांपते हाथों से आहिस्ता आहिस्ता पिस्तौल बाहर निकाल लिया। यह जिंदगी और मौत की घड़ी थी। अगर उसने फायर ज़ाया कर दिया तो सांप उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। चोर ने पिस्तौल को सीधा किया, हाथ को नीचे रखे हुए सांप के फन का निशाना बांधा और गोली चला दी। अफसोस, निशाना चूक गया था और सांप 1 सेकंड में गायब हो चुका था। चोर खौफजदा हो गया था। जहरीला सांप तहखाने में मौजूद था और उसे मालूम नहीं था कि वो कहाँ है। अगर वो सामने होता तो वो मुकाबला भी करता। अब किससे मुकाबला करे? सांप किसी जगह से भी किसी वक्त निकलकर उस पर हमला कर सकता था। चोर ने टार्च रोशन कर ली थी और दीवार के साथ पीठ लगाकर टार्च की गोल गोल रोशनी को दाएं बाएं दीवारों और जमीन पर डाल रहा था। वहां सांप कहीं नहीं था। कुछ देर तक रोशनी में सांप को तलाश करता रहा। फिर उसने सोचा कि शायद सांप पिस्तौल की गोली से डरकर भाग गया है। यह उसकी भूल थी, क्योंकि वह खजाने का सांप था। ऐसा वैसा आम सांप नहीं था। सांप उसी जगह था मगर मौका का इंतजार कर रहा था। चोर ने जब देखा कि आधा घंटा गुजर गया है और सांप वहां नहीं आया तो उसने टार्च को जमीन पर इस तरह से रखा कि उसकी रोशनी खजाने के गड्ढे पर पड़े और अपना काम शुरू कर दे। थैला खोलकर उसमें जवाहरात भरने शुरू कर दिए। वो बड़ी तेजी से ये काम कर रहा था। वो जल्दी से जल्दी थैला भरकर वहां से भाग जाना चाहता था। थैला जवाहरात से भर गया तो उसने उसका मुंह बंद किया, बेलचा वगैरह उसी जगह छोड़ा, थैले को कंधे पर डाला और टार्च की रोशनी में तहखाने के फर्श और दीवारों को चारों तरफ से देखा। जब उसे यकीन हो गया कि सांप वहां कहीं भी नहीं है तो वो आहिस्ता आहिस्ता दीवार के साथ खिसकता हुआ तहखाने से बाहर निकल आया। अब उसके सामने अंधेरी गार थी। टार्च की रोशनी में वो कदम कदम बाहर की तरफ चला। गार में किसी जगह उसे सांप नहीं मिला। चोर खुश भी था और डर भी रहा था। खुश इसलिए था कि उसे करोड़ों रुपए के खजाने का सुराग मिल गया था और डर इस बात का था कि कहीं किसी जगह से अचानक सांप निकलकर सामने ना आ जाए। अब वो गार के मुंह पर आ गया। बाहर उसे आसमान नजर आया जिस पर सितारे चमक रहे थे। उसकी जान में जान आई। उसने एक ही छलांग लगाई और वो गार से बाहर था। बाहर आते ही उसने रेत पर उस टीले की तरफ भागना शुरू कर दिया जहां उसकी जीप खड़ी थी। जीप अभी तक वैसे ही उसी जगह खड़ी थी। उसने थैले को जीप में रखा। एक बार फिर उसका मुंह खोलकर जवाहरात और हीरों का मुआयना किया। रात के अंधेरे में हीरे जवाहरात सितारों की तरह चमक रहे थे, दमक रहे थे। ये बड़े ही कीमती जवाहरात थे। चोर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने फैसला किया कि अब वो बाकी सारी जिंदगी बादशाहों की तरह बसर करेगा। उसने थैले को जीप में रखा और खुद आगे बैठ गया ताकि जीप को स्टार्ट करके वहां से भाग जाए। अभी उसने जीप स्टार्ट ही की थी कि इंजन बंद हो गया। वो उतरकर इंजन को देखने लगा। शायद इंजन में पानी खत्म हो गया था। उसने चेक किया तो पता चला कि पानी मौजूद था। वो झुककर नीचे तकने लगा। जीप के नीचे उसे सितारों की हल्की रोशनी में रेत पर एक बड़ा गीला टुकड़ा दिखाई दिया। चोर ने सूंघा तो वो पेट्रोल था। जीप की कोई नलकी अंदर से टूट गई थी और सारा पेट्रोल बहकर रेत में जज्ब हो गया था। चोर ने अपना सर पीट लिया मगर वक्त बहुत कम था, बल्कि सोचने के लिए भी उसके पास वक्त नहीं था। उसने जवाहरात का थैला कंधे पर उठाया और शहर की तरफ चल पड़ा। रेत में उसके पांव धंस रहे थे। जूं जूं वो आगे बढ़ता जा रहा था, रेत ज्यादा नरम होती जा रही थी। चोर ने रास्ता बदलने की कोशिश की और जरा एक तरफ को होकर आगे चलने लगा। अंधेरे में वो रास्ता भूल गया था और टीलों के बहुत पीछे चला गया था। फिर वहां अचानक तेज हवा चलने लगी। चारों तरफ गर्द और गुबार का बादल छा गया। पहले ही वहां रात का अंधेरा था, अब रही सही कसर आंधी ने पूरी कर दी। चारों तरफ गहरा अंधेरा फैल गया। 1 गज के फासले पर भी कुछ दिखाई न देता था। चोर रुका नहीं, वो चलता गया। रेत में उसके पैर धंस रहे थे मगर वो आगे बढ़ रहा था। अगर वो वहीं रुक जाता तो शायद बच जाता, लेकिन वो बढ़ता चला गया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। सारी रात वो चलता गया। उसका ख्याल था कि वो ठीक सिमत को जा रहा है और सुबह की रोशनी फैलने पर वो शहर के करीब पहुंच जाएगा। मगर जब सुबह हुई और आंधी थमी, उसने देखा कि उसके चारों तरफ सहरा ही सहरा फैला हुआ था। रात की आंधी ने कई रेत के टीलों को उड़ाकर दूर फेंक दिया था। कई छोटे छोटे रेत के नए टीले बन गए थे। सहरा का नक्शा ही बदल गया था। वो सहरा ही नहीं था जिसे उसने शाम के वक्त देखा था। चोर को यह भी मालूम नहीं हो रहा था कि शुमाल किधर है और जुनूब किधर है, मशरिक किस तरफ है और मगरिब किस तरफ है। सिर्फ सूरज ने निकलकर उसे बताया कि मशरिक इस तरफ है। इस हिसाब से उसने मशरिक की तरफ चलना शुरू कर दिया। उसके अंदाजे के मुताबिक शहर को मशरिकी इलाके की तरफ ही होना चाहिए था, मगर चोर ने मशरिक को एक ऐसे टीले की ओर से देखा था जिसका रुख जुनूब की तरफ था। दोपहर तक वो चलते चलते थक गया।
उसने जवाहरात का थैला भी उठा रखा था, थैले का भी बोझ था। प्यास से चोर की जुबान खुश्क हो रही थी। वो रेत पर पड़ गया। थोड़ा सा दम लेकर उसने दूर एक टीला और एक दरख्त देखा और उसकी तरफ चल पड़ा। करीब जाकर उसने टीले के पास उगे हुए खजूर के दरख्त को खंजर से थोड़ा सा काट कर उसकी नमी से हलक तर किया। उसके तने का गूदा खा लिया। जरा उसे होश आया तो उसने टीले की ओट में बैठकर सोचना शुरू कर दिया कि वो कहाँ निकल आया है। वो उसी इलाके का रहने वाला था, मगर उस सहरा में कभी इतना आगे नहीं आया था। हुकूमत की तरफ से उस सहरा में बगैर किसी गाइड या नक्शे के सफ़र करने की सख्त ममानियत थी, क्योंकि उस सहरा में अगर आदमी एक बार रास्ता भूल जाए तो फिर वो कभी वापस नहीं आ सकता था। बस वहीं उसकी लाश गिद्ध खा जाते थे। कई ऐसे मुसाफिर जो अकेले बगैर किसी गाइड के सहरा में गए फिर वापस नहीं आए थे। शाम तक चोर उसी टीले की थोड़ी सी छाँव में पड़ा रहा। फिर जब शाम की ठंडी हवा चली तो उसने अपना सफ़र शुरू कर दिया। अब उसने एक अंदाज़ा लगाया और चलना शुरू कर दिया। अपने ख्याल के मुताबिक वो शहर की तरफ जा रहा था, लेकिन हकीकत में वो सहरा के अंदर ही अंदर आगे ही आगे चला जा रहा था। मौत और हलाकत की वादी में बढ़ता चला जा रहा था। सारी रात वो गिरता पड़ता रेत पर कदम कदम चलता गया। सुबह के वक्त वो भूख और प्यास से निढाल होकर रेत पर गिर पड़ा। उसका जवाहरात से भरा हुआ थैला भी पास ही रेत पर पड़ा था। प्यास से उसकी जुबान होठों से बाहर आ गई थी। भूख से आंखें अंदर को धंस गई थी। जिस्म में इतनी ताकत भी नहीं रही थी कि वो एक कदम उठा सकता। ऊपर से सूरज ने चमकना शुरू कर दिया था। वहाँ साया भी नहीं था। सहरा की धूप बड़ी क़यामत की होती है। आसमान से आग बरसने लगी थी। गर्म हवा चल रही थी। रेत अंगारों की तरह तप रही थी। चोर के जिस्म से जान निकलने लगी। उसने धूप की शिद्दत से बचने के लिए जवाहरात का थैला अपने मुंह के ऊपर कर लिया। वो धूप की शिद्दत से तो बच गया, मगर हबस से उसका दम घोटना शुरू कर दिया। उसका सांस बंद होने लगा। चोर ने जल्दी से जवाहरात के थैले को परे फेंक दिया। थैला मुंह से हटा तो उसको सांस आया। प्यास ने उसके होठों पर कांटे डाल दिए थे। उसके मुंह और नाक में रेत धंसना शुरू हो गई थी और हाथों में इतनी ताकत भी नहीं थी कि आंखों, मुंह और नाक से रेत ही निकालकर बाहर फेंक दे। सारा दिन चोर गर्म रेत पर तेज धूप में पड़ा जलता रहा। उसकी खाल जलकर स्याह हो गई। आंखें अंदर को धंसकर छोटी होकर सिकुड़ गई। सर के बाल जलकर गिरने लगे थे। मुंह में रेत भरना शुरू हो गई थी। आखिर रात के पिछले पैर उसने प्यास और गर्मी की शिद्दत से उसने दम तोड़ दिया। सुबह का सूरज तलू हुआ तो उसकी रोशनी ने एक इबरतनाक मंजर देखा। सहरा की तपती रेत पर एक सूखी जली हुई लाश पड़ी थी, जिसके मुंह, आंखों, कान और बालों में रेत फंसी थी, और उसके करीब ही करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात से भरा हुआ थैला रखा था। उसमें इतनी कीमत के हीरे थे कि अगर वो शहर में होता तो उसे बेचकर शहर की सारी आबादी को 50 साल तक ठंडे शरबत की बोतलें पिला सकता था और खाना खिला सकता था। लेकिन वो इस हालत में मरा कि सारी दौलत, सारे जवाहरात उसके पास ही पड़े रह गए और उसे पानी की एक बूंद भी न मिल सकी। फिर दिन चढ़ा तो गिद्धों ने उसकी लाश के ऊपर मंडलाना शुरू कर दिया। वो उतरकर लाश के पहलू में आकर बैठ गई और मजे ले लेकर उन्होंने चोर की लाश का बचा खुचा गोश्त नोच खोच कर खाना शुरू कर दिया। शाम तक गिद्धों ने उसकी लाश का सारा गोश्त हजम कर लिया था और अब सिर्फ उसकी सफ़ेद हड्डियां रेत पर पड़ी थी। ये सफ़ेद हड्डियां धूप में चमक रही थी। अब करना खुदा का क्या हुआ कि शाम को उधर से 2 ऊंट सवार गुजरे। उन्होंने जो रेत पर एक इंसानी पिंजर और खोपड़ी देखी तो रुक गए। फिर आगे बढ़ने ही वाले थे कि अचानक उनकी निगाह थैले पर पड़ी। दोनों अपने अपने ऊँटों से उतर आए। नीचे आकर वो थैले के पास गए। जो ही उसे खोला, दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। इतने बड़े, इतने हसीन और इतने कीमती जवाहरात उन्होंने सारी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। ये दोनों स्मगलर किस्म के आदमी थे और सरहदों पर रेशम और सोने की स्मगलिंग करते थे। अब जो उन्होंने इतनी ढेर सारी दौलत हीरे जवाहरात की शक्ल में देखी तो खुशी से पागल हो गए। ये जरूर कोई स्मगलर होगा। हीरे स्मगल करने आया और सहरा में रास्ता भूलकर भूखा प्यासा मर गया। दूसरा बोला, कोई अनाड़ी लगता है। यहाँ के तमाम स्मगलरों को सहराई रास्तों का इल्म है। ये तो बहुत ज्यादा जवाहरात है। मेरा ख्याल है कि इनकी कीमत करोड़ों रुपए तक होगी, बल्कि इससे भी ज्यादा। इसमें जो याकूत और जमुर्द हैं वो बड़े साइज के हैं और बेहद कीमती हैं। मेरा ख्याल है कि हमें अभी से आधों आध इसे आपस में बांट लेना चाहिए ताकि बाद में किसी किस्म का झगड़ा ना हो। ठीक है। उन दोनों स्मगलरों ने हीरे जवाहरात को आधा आधा आपस में बांट लिया और अपने अपने हिस्से के जवाहरात अपने अपने थैलों में डालकर ऊंट पर बैठे और शहर की तरफ रवाना हो गए। अभी शहर काफ़ी दूर था और उन्हें रास्ते में ही रात आ गई। रात को वो सफ़र ज़रूर करते, मगर उनके ऊँट 3 दिन के सफ़र से थक गए थे और उन्हें भूख भी लग रही थी। बस वो ऊँटों से उतरे और रेत पर दरी बिछाकर खाना खोलकर खाने लगे। खाने के बाद उन्होंने आपस में बातें करने शुरू कर दी। उन दोनों के दरमियान दौलत के आते ही खामोश जंग शुरू हो गई थी। इससे पहले कि उनके पास जवाहरात आते वो दोनों एक दूसरे के बड़े अच्छे दोस्त थे, मगर अब एक दूसरे पर शक करने लगे थे। हर एक यही सोचता था कि अगर वो सो गया तो दूसरा उसे सोया हुआ पाकर हलाक कर देगा और उसकी दौलत पर कब्जा कर लेगा। इस वजह से दोनों में से कोई भी नहीं सो रहा था। उन्हें नींद नहीं आ रही थी, मगर वो जागने की कोशिश कर रहे थे और यूं ही इधर उधर की बेकार बातें किए जा रहे थे। दोनों एक दूसरे की नीयत को भांप गए थे। ऐसा लगता था कि दोनों ने एक दूसरे के ख्यालात पढ़ लिए हैं, मगर जाहिर कोई भी नहीं कर रहा था। जाहिर दोनों यही कर रहे थे कि जैसे वो एक दूसरे के सच्चे दोस्त हैं और यूं ही जाग रहे हैं।
यार मैं तो सोते सोते थक गया हूँ, आज तो मुझे बिल्कुल ही नींद नहीं आ रही। दूसरा बोला, पता नहीं क्या बात है, आज मैं भी अपने आप को तरोताज़ा महसूस कर रहा हूँ, मेरी आंखों में भी नींद बिल्कुल नहीं है। मेरा ख्याल है कि आज की रात हमें बातें करते गुजार देनी चाहिए, सो लिया बहुत हमने। हाँ, बड़ा नेक ख्याल है। और उन्होंने आपस में बातें करनी शुरू कर दी, लेकिन नींद अंदर ही अंदर अपना काम कर रही थी। कई बार किसी एक को ऊँग आती तो उसकी गर्दन अपने आप एक तरफ को ढलक जाती। वो जल्दी से चौंक कर गर्दन को ऊपर उठाता और खिसियाना सा होकर कहता, यूं ही ऊँग आ गई थी, नींद तो मुझे बिल्कुल नहीं आ रही। इस तरह दूसरे को ऊँग आती तो वो भी जल्दी से संभल कर बैठ जाता और ज़रा मुस्कुराकर आंखें मलते हुए कहता, मैं भी यूं ही ऊँग गया था, वरना नींद तो मुझे भी बिल्कुल नहीं आ रही। मेरा ख्याल है कहवा बनाना चाहिए। उन्होंने आग जलाकर कहवा बनाकर पिया। गरम गरम कहवे ने उन्हें थोड़ी देर के लिए होशियार कर दिया, लेकिन 1 घंटे के बाद फिर नींद ने हमला कर दिया। नींद एक कुदरती शय है और कुदरती चीज को कोई नहीं रोक सकता। नींद तो कहते हैं कि सूली पर भी आ जाती है, लिहाजा उन दोनों स्मगलरों दोस्तों को भी नींद ने पूरी तरह मुट्ठी में अपनी ले लिया था और वो बार बार ऊँगने और बार बार ढलकी हुई गर्दन ऊपर उठाकर एक दूसरे से माजरत करने लगे। मगर कब तक? आखिर नींद ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो कोई समझौता कर लें। एक स्मगलर बोला, यार असल बात यह है कि हम में से किसी को भी दूसरे पर भरोसा नहीं है। हाँ यार, तुम ठीक कहते हो, कमबख्त दौलत ने आते ही हमारे दरमियान फूट डाल दी। फिर इसका इलाज तो है। वो क्या? देखो भाई, हमारी नीयत पर कोई भी शक नहीं कर सकता, हम एक दूसरे के वफादार हैं, लेकिन फिर भी बंदा बशर हैं, दिल में कोई ऐसा वैसा ख्याल आ भी सकता है। इसलिए मैंने एक बात सोची है। वो कौन सी तरकीब है? यही कि पहले मैं सो जाता, तुम पहरा दो, फिर तुम सो जाओ और मैं पहरा दूंगा। ठीक है, मगर पहले तुम सो और मैं पहरा दूंगा। नहीं, पहले तुम सो और मैं पहरा दूंगा। आपस में फूट पड़ चुकी थी, कोई भी पहले सोने पर तैयार ना हुआ। हर एक को यही डर था कि अगर कहीं मैं पहले सो गया तो दूसरा मुझे सोते में हिला करके मेरे हिस्से की दौलत पर कब्जा कर लेगा। नतीजा ये निकला कि दोनों जागने की कोशिश करते रहे और दोनों बार बार ऊँगते रहे। आखिर एक स्मगलर की मौत आ गई थी। उसे एक बार ऐसी ऊँग आई कि वो सो गया और जल्दी खराटे लेने लगा। दूसरा स्मगलर भी ऊँग रहा था और बड़ी मुश्किल से अपनी बार बार ढलकती गर्दन को संभाला दे रहा था। अब जो उसने खराटों की आवाज़ सुनी तो होशियार हो गया। क्या देखता है कि उसका साथी ख्वाब गफलत में सो रहा है। वो शायद उसी घड़ी का इंतजार कर रहा था। बड़ा सुनहरी मौका मिल गया था उसे। उसने एक पल भी ज़ाया न किया और कमर के गिर्द लटका हुआ खंजर निकाल कर खिसकता हुआ दूसरे साथी के पास गया और आन की आन में उसके दिल में खंजर घोंप दिया। दूसरा बेचारा चीख भी बुलंद न कर सका और वहीं लुढ़क गया और हमेशा की नींद सो गया। उसका साथी बड़ा खुश हुआ। उसने अपने मरे हुए साथी के जवाहरात भी अपने थैले में डाले, अपने ऊंट पर बैठा और उसे लेकर वहां से भाग गया। आधी रात बाकी रह गई थी। स्मगलर जवाहरात का थैला ऊंट पर रखे बड़ा खुश जा रहा था। वो करोड़पति बन गया था। उसे हरगिज उम्मीद न थी कि वो रातों रात करोड़पति बन जाएगा। चलते चलते सुबह होने से कुछ देर पहले वो उस पहाड़ी के करीब से गुजरा जहां से ये खजाना चुराया गया था। उधर ऐसा हुआ कि आधी रात को जरनैल की आंख खुल गई। उसने सोचा कि जरा खजाने की पहाड़ी पर चलकर मालूम करना चाहिए कि कहीं डाकू ने आकर नए चौकीदार हलाकू को भी कत्ल तो नहीं कर दिया। उसने जीप पकड़ी और पहाड़ी के दामन में आ गया। जीप एक टीले की ओट में खड़ी करके वो पहाड़ी पर सीधा उस मोर्चे में आया जहां हलाकू पहरा दे रहा था। वहां जो आया तो उसने हलाकू को आवाज़ दी, कोई जवाब ना आया। कुछ घबराया, जल्दी से मोर्चे के अंदर झांका तो पांव तले से जमीन निकल गई। उस पहरेदार को भी डाकू ने हलाक कर दिया था। जल्दी से नीचे गार में आया कि जाकर देखे खजाना मौजूद है कि नहीं। वहां जाकर जो देखता है तो मालूम हुआ कि संदूक आधा खाली है, उसमें से आधे जवाहरात गायब हैं, कुछ बाहर गिरे पड़े हैं। साफ मालूम हो रहा था कि डाकू जल्दी में था और जवाहरात थैले में डालकर भाग गया। ये ना सिर्फ खजाने का नुकसान था बल्कि सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि डाकू ने खजाने का ठिकाना देख लिया था और अब वो बाकी खजाना भी चुरा कर ले जा सकता था। जर्मन जर्नैल के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो खजाने के सारे संदूक वहां से निकालकर किसी दूसरी जगह दफन करता। ये बहुत बड़ा काम था और अकेला जर्नैल ये कभी नहीं कर सकता था। जर्नैल आग बगोला हो गया था, गुस्से से कांप रहा था, चेहरा लटक गया था कि जर्मन कौम की कौमी दौलत खतरे में पड़ गई थी। अब किसी वक्त भी उस खजाने को लूटा जा सकता था। परेशान होकर गार से बाहर निकला और पहाड़ी के ऊपर आकर चारों तरफ देखने लगा, इस ख्याल से कि शायद डाकू कहीं करीब हो तो नजर पड़ जाए। इत्तफाक से उसी वक्त स्मगलर ऊंट पर सवार पहाड़ी के करीब से गुजरा। जर्मन जर्नैल ने उसे देखा तो एकदम छुप गया। अभी उसे यकीन नहीं था कि यही डाकू होगा, मगर जब उसने देखा कि स्मगलर ऊंट को भगाए लिए जा रहा है तो उसका शक यकीन में बदल गया। उसने पहाड़ी से तेजी के साथ उतरना शुरू कर दिया। जब वो नीचे आया तो उस वक्त ऊंट सवार स्मगलर उसके करीब से गुजर रहा था। सुबह की रोशनी भी पूरी तरह नहीं फैली थी, झटपटे का समा था। ऊंट सवार स्मगलर ने भी एक साया अपनी तरफ आते देख लिया। वो और तेज हो गया। उसे तेज होता देखकर जर्मन जर्नैल को पक्का यकीन हो गया कि यही वो डाकू है। बस उसने जमीन पर घुटने टेक कर निशाना बांधा और पिस्तौल से फायर कर दिया। गोली आगे निकल गई। स्मगलर ने गोली की आवाज़ सुनी तो घबराकर ऊंट को और तेज भगाने के वास्ते मारना शुरू कर दिया। ऊंट ने जब देखा कि उसका मालिक उसे मार रहा है तो वो गुस्से में आ गया। वो रुक गया और उसने दायरे की शक्ल में घूमना शुरू कर दिया। स्मगलर ने उसे आगे निकालने की बहुत कोशिश की मगर ऊंट दायरे में चक्कर लगाता रहा। आखिर ऊंट ने एक जोरदार धचका देकर स्मगलर को ऊपर से गिरा दिया। इतने में जर्मन जर्नैल भी करीब आ चुका था। जो ही उसने ऊंट सवार को नीचे गिरते देखा, पिस्तौल से गोलियां चलानी शुरू कर दी। स्मगलर के पास पिस्तौल नहीं था, सिर्फ खंजर था।
वो खंजर तान कर जर्नैल की तरफ बढ़ा ही था कि एक गोली सीधे सामने से आकर उसके सीने में लगी और वह गिर पड़ा। ऊपर से जर्नैल ने 2 गोलियां और मार दी। स्मगलर मर गया। जर्नैल ने ऊंट के पास गिरा हुआ थैला देखा, उसमें जवाहरात भरे हुए थे। जर्नैल ने खुशी का एक नारा लगाया। वो कामयाब हो गया था। उसी लम्हे ऊंट ने जर्नैल को गुस्से भरी नजरों से देखा। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने उसके मालिक को हिला कर दिया था। ऊंट ने आगे बढ़कर जर्नैल की गर्दन अपने मुंह में दबोच ली। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। क्या जर्मन जर्नैल को ऊंट ने खा लिया? जर्मन खजाने का क्या बना? नाग काहिरा से कहां चला गया? मारिया जापानी समंदर में कब पहुंची? और अंबर पर बर्फानी तूफानों में क्या गुजरी? ये सब कुछ आप इसी कहानी की अगली किस्त में मुलाहिजा करेंगे और उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए अगले हिस्से पर। और हमारे चैनल हैदर वाइज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।